हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं एटॉमिक फिज़िक्स। आज है लेक्चर 5 मॉडर्न फिज़िक्स और आज बारी एक्स रेज़ की। हम लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 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 एटॉमिक फ़िज़िक्स का हर वो सेगमेंट जो हो जाना चाहिए था बहुत कोर लेवल पे, बहुत डिटेल्ड लेवल पे, वो हो चुका है। आज बारी एक्स रेज़ की है। आज का मोटिव है कि एक्स रेज़ और मोजलेस लॉ को कंप्लीट कर लिया जाए और जहाँ से एटॉमिक फ़िज़िक्स को पूर्ण आहुति मिलेगी और हम कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स लगभग लगभग हमने ख़त्म कर लिया, या ये कह लें एग्जॉस्टिवली ख़त्म कर लिया अपने ट्वेल्थ के आईआईटी जेईई सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज है। जितने भी वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स 1 की प्लेलिस्ट में हो, चाहे एटॉमिक फिजिक्स की प्लेलिस्ट में हो, और बहुत बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। अगर आप देखेंगे तो एडवांस तक की कोई थ्योरी में बचेगा नहीं कोई टॉपिक ऐसा जो ज़रा सा भी रह गया हो। आज बारी एक्सरेज की है तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक फिजिक्स की। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर 5, कहानी एक्सरे की। ठीक, क्या है ये एक्सरे और इनका नाम एक्स क्यों है, इतनी भव्य भयानक शानदार एक्सरेज? तो सुने क्या है एक्सरेज, स्टोरी सुनते हैं। एक्सरेज की कहानी। एक्सरेज जो हैं वो सबसे पहली बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी ईएमडब्ल्यू हैं। ईएमडब्ल्यू है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रही है। मतलब क्या है, ये और ये एक्स वाई जेड एक्सिस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन है, और वेव जो है ऐसे जा रही है। ये सिस्टम हमेशा सारी की सारी ईएम वेव में चलता था, और जो विजिबल लाइट में चलेगा वो यहाँ भी चलेगा। कहानी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में डिफरेंस से है और एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो जो वेवलेंथ का रेंज है, वो वेवलेंथ का रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक हुआ करता है। किसका? ये होता है एक्सरे का वेवलेंथ रेंज। ओहो, 0.1 एंगस्ट्रॉम तो बहुत ही छोटा हो गया। ये तो एटॉमिक साइज के आसपास पहुंच गया, या इवन और स्मॉल हो गया। बिल्कुल सच बात है। इतना छोटा होने की वजह से ही आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी सुना होगा कभी ना कभी, या 12वीं में तो सुन ही रखा होगा, और मेरे मुंह से तो खूब सुनते रहते हैं क्लास में बच्चे, कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी नाम की कोई चीज़ होती है जिसमें से हम एक्सरे बम्बार्ड करा करके किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं कि कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये कब निकलते हैं, या अच्छा अच्छा लेमडा इतना कम है तो गौर से सोचो, इसके फोटोन की जो एनर्जी होगी h c/λ, अगर लेमडा इतना छोटा है तो एनर्जी के बारे में सोचो, इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ई एम डब्ल्यू एक्सरेज जो हैं वो बहुत हाई एनर्जी ई एम डब्ल्यूज़ हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ये निकलती कब हैं? ये निकलती तब हैं जब किसी चार्ज पार्टिकल को, सच एज इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन ऐसा वैसा नहीं, वी कैसा, हाई हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को एक हैवी मेटल मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, हाँ। दूसरा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। ऐसे किसी एटॉमिक नंबर ज़्यादा वाले मेटल एटम पर या मेटल की शीट पर अगर इसको बम्बार्ड करा दिया जाए, तो जो हैवी डीसेलरेशन इलेक्ट्रॉन पे आएगा, दैट हैवी डीसेलरेशन कॉजेज द जनरेशन ऑफ एक्स रेज, ठीक है ना। तो चार्ज पार्टिकल के हैवी मेटल के ऊपर बम्बार्डिंग कराने पर ईएम वेव जनरेट होती है। दिमाग में एक बात रखें, सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बम्बार्डिंग नहीं, हाई काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से ये काम होता है। दूसरी बात, भाई साहब की जो स्पीड है वो स्पीड सी के बराबर ही है। सी मतलब 3 × 10⁸ और कॉमन सेंस है कि ये जो आदमी है, ये 3 × 10⁸ की स्पीड से चलेगा। सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चला करती हैं। दूसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि 1000 टाइम्स द एनर्जी ऑफ विजिबल रीजन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ वन एक्सरे फोटोन। मतलब विजिबल रीजन के एक फोटोन की एनर्जी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एक फोटोन की एनर्जी आती है जो एक्सरे में लाई करता है। यानी कि 1000 फोटोन मिला दें अगर विजिबल रीजन के, तो एक फोटोन बनेगा किसका? एक्सरे का। इतनी भव्य भयानक विशाल शानदार एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एक्सरेज। खैर, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि नीचे हमारा डायग्राम है। तो डायग्राम पे अभी हम लोगों को इसको नोट कर लेना जो मैं इरेज कर रहा हूँ, और कम से कम ये तो नोट कर लेना जो वेवलेंथ की रेंज है, अल्टीमेटली याद तो आपको करनी है, नोट करोगे तो याद भी हो जाएगी। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलो इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को मैं लिख देता हूँ
0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक की कहानी है ये। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखें ये। अगली कहानी क्या है? एक्सरेज की अगर चर्चा करो तो एक्सरे कब निकलती हैं वो सब अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, समझना। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रोएंटगेन। ठीक, 1895 में इन्होंने एक्सरे को ढूंढा। ढूंढा मतलब डिटेक्ट किया कि एक्सरे जैसा कुछ होता है। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? इस पर कोई चार्ज नहीं होता। डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर क्रिएट किया। लो प्रेशर का मतलब क्या हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब से जो एयर है उसको सक करके बाहर निकाल लिया गया। क्या वैक्यूम बना दिया गया? नॉट एग्जैक्टली वैक्यूम बनाया गया। परफेक्ट वैक्यूम तो बहुत मुश्किल से बनता है, पर फिर भी मान लो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया। और दूसरा, जो वोल्टेज लगाया गया डिस्चार्ज ट्यूब के क्रॉस, वो बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया। वोल्टेज बहुत हाई था। वोल्टेज हाई होने के कारण क्या है कि जो भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिसको हम वोल्टेज एमिशन बोलते हैं, इससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब मान लो कि यहाँ पे वी वोल्ट है और यहाँ ज़ीरो वोल्ट है, तो यहाँ पे माइनस ई वी एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा तो ज़ीरो एनर्जी हो जाएगी। यानी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर आते आते काइनेटिक में ई वी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जितना ज़्यादा हम वोल्टेज यहाँ रखेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक, इसलिए उन्होंने वोल्टेज को हाई रखा और हाई वोल्टेज होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकले और जो भी हमारी शीट थी या जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी ट्यूब पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े तो इन्होंने फ्लोरेसेंस क्रिएट किया। सर ये तो हम थॉमसन मॉडल में पढ़ चुके हैं, हाँ, कैथोड की कहानी है, लेकिन हम इसमें अब स्टोरी ला रहे हैं मेटल की शीट की। हैवी मेटल लगा दिया गया। जब ये चमका, फ्लोरेसेंस क्रिएट किया तो मज़ा आ गई। अब कहानी थी कि चार्ज पार्टिकल ग्लास पे टकराकर तो फ्लोरेसेंस क्रिएट करता था जो दिखाई देती थी। लेकिन अब जो कहानी आई वो ये आई कि फ्लोरेसेंस क्रिएट किया, तो फ्लोरेसेंस क्रिएट किया तो समझ आया कि यार कुछ तो हो सकता है। अब बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड का लिया गया। देखना देखना गौर से, ये नाम याद रखने। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराई गई, फिर भी फ्लोरेसेंस क्रिएट किया। अब नॉर्मल जो विजिबल लाइट है उससे काम नहीं होता है, लेकिन जब एक्सरे पड़ती है तो ये काम होता है। इन्होंने कहा कुछ तो अलग चीज़ है, ये इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा है, ये अलग क्रिस्टल्स पे पड़ने के बाद फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही है। अब इन्होंने क्या किया कि विजिबल लाइट तो नहीं है ये चेक करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है जो फ्लोरेसेंस क्रिएट हो रहा है, जो चमक दिखाई दे रही है, वो सिर्फ विजिबल लाइट की वजह से हो। तो उन्होंने ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया। ब्लैक पेपर का मतलब एक ब्लैक पेपर की शीट इस्तेमाल करी। पतली या मोटी? बहुत मोटी। बहुत मोटी क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा मोटी आप लेते चले जाओगे, विजिबल लाइट की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा नहीं होती है और वो बहुत मोटी मोटी शीट्स को क्रॉस करके पेनिट्रेट करके आर पार नहीं जा पाते हैं। तो उससे विजिबल लाइट रुक जाएगी और आगे किसी तरह का फ्लोरेसेंस नहीं दिखाई देगा। ऐसा पेपर इस्तेमाल करने के बाद भी ये रेस क्रॉस करके आगे पहुंची और फ्लोरेसेंस क्रिएट किया। इसका मतलब ये विजिबल लाइट नहीं थी, ये कुछ और थी, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा थी। और जो इस फ्लोरेसेंस के होने का कारण है, अननोन रेज होने की वजह से इनको नाम दिया गया एक्सरे। कि कुछ अलग टाइप के रेडिएशन है जिनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। ये कोई जानकारी नहीं है वाले रेडिएशंस को कहलाया गया, कहा गया एक्सरे। ठीक है, यहाँ से एक्सरे की शुरुआत होती है। अब बात आती है एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी पूरी मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। तो देखो भाई, मैकेनिज़्म के बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। आप लोग आइए, देखिए हमारा नीचे की तरफ एक फ़ोटो लगा रखी है पहले से ही। फ़ोटो क्या लगा रखी है बेसिकली, जो ये देखो डायग्राम है। ठीक है, क्या है ये? एक्सरे ट्यूब, जिसको हम लोग बोला करते थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी, क्या चीज़ थी ये। देखो भाई क्या है ये पूरी की पूरी ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ये जहाँ मैं आउटलाइन कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर ट्यूब जो है ये कहलाती है कूलिश ट्यूब।
ये कूलिज की ट्यूब क्या है? ये अलग टाइप की ट्यूब है? नहीं नहीं, इस ट्यूब को, इस जो ये सेटअप दिखाई दे रहा है, इसे डेवलप किया था कूलिज नाम के एक साइंटिस्ट ने। कूलिज कौन है बताता हूँ। कूलिज नाम के एक साइंटिस्ट ने ये काम किया था, तो उनके नाम पर इस ट्यूब को नाम दे दिया गया कूलिज ट्यूब। ठीक है, और कोशिश करी गई है कि इसमें कहीं से वैक्यूम बना दिया जाए। मैं थोड़ा सा अपने पेन को मोटा कर लूँ, जरा इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा गंदा ना लगे। दूसरा ये कि ये कलर ले लिया जाए, पेन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए फ़िलहाल। ठीक है, यहाँ से एयर को निकाल दिया गया और नियरली वैक्यूम क्रिएट किया गया है। एग्जैक्टली वैक्यूम बोलने से क्यों बच रहे हो? नियरली वैक्यूम क्या होता है? एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं बनाया गया है, ठीक है, पर मान लो कि नियरली वैक्यूम बनाया गया, बहुत सारी गैस निकाल दी गई, बहुत लो प्रेशर पे ले आए। उसके बाद देखो इसमें सिस्टम क्या है समझना। ये वोल्टेज है, हाई वोल्टेज, ठीक है, और ये एक वोल्टेज देखो, हाई वोल्टेज सोर्स दिखाई दे रहा है, ये लगा दिया गया। अब ये फिलामेंट है, समझना, फिलामेंट का जो पोटेंशियल है वो अलग है, ठीक है ना। फिलामेंट का जो वोल्टेज है वो अलग है। जैसे मैं आपको करके बताऊं, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि ये कुछ है। ये जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, बहुत हाई, बहुत हाई, बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया और ये जोड़ दिया गया इससे। ये इससे जोड़ दिया गया, समझ आया? तो 0 वोल्ट मैं यहाँ बोल दूँ तो 0 यहाँ बोल दूँ। ये V वोल्ट है तो यहाँ पर V वोल्ट है। यहाँ पर कुछ सेवरल किलो वोल्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे वही सेवरल किलो वोल्ट्स आ जाएंगे। गौर से देखो, तो जो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल जो इस बैटरी से लगा हुआ है, ये कहलाता है जिसको हम कह सकते हैं फिलामेंट का पोटेंशियल। और ये जो बड़ा सा पोटेंशियल लगा रखा है, ये पूरी कूल ट्यूब का पोटेंशियल है। गौर से देखो, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, गौर से समझो। इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट से निकाले जाएंगे इस वोल्टेज को बढ़ाकर, जो हमारी ये बैटरी है इससे बढ़ाकर, और उसके बाद इस वोल्टेज से, जो कि हमारा ये किलो वोल्ट्स के ऑर्डर में चल रहा है, इससे उन्हें एक्सेलरेट कराया जाएगा और एक्सेलरेट करा के बम्बार्ड कराया जाएगा आगे किसी मेटल की प्लेट पर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं पहले, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो क्या है, एक बढ़िया सा फिलामेंट लिया गया और ये जो है कॉपर का एनोड बनाया गया है, ध्यान रखें, कॉपर का एनोड बनाया गया है। और फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का है, क्योंकि थर्मानिक एमिशन कराया जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि टंगस्टन की खास बात ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज़्यादा गर्म भी कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाया जाए, तो ये पिघलेगा नहीं, इसकी खास बात है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। ध्यान दो कि इस डायग्राम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम तुमको दिखाई दे रही होगी, अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ तक का जो शेड है वो अलग कलर का है और आखिरी का जो सेगमेंट है उसका शेड बिल्कुल अलग तरह का है। वो अलग तरह का करने का कारण है कि पीछे जो हम लोग ले रखा है वो कॉपर का एनोड ले रखा है, और आगे जो मेटल है जिस पर हम ये इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड करवा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड जिन पर करवा रहे हैं, वो आगे का मेटल टंगस्टन जैसा है। टंगस्टन कह लो या मॉलिब्डेनम कह लो, ये सब क्या मेटल हो गए? ये वो मेटल्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, या ये कह लो कि मास नंबर ज़्यादा है, ठीक। जो भारी हैवी मेटल्स हैं उन्हीं के साथ ये काम किया जाएगा, मतलब जो टारगेट मेटल है दैट मस्ट बी वेरी हैवी, उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने का मतलब क्या है समझना, तो एटॉमिक नंबर जिनका ज़्यादा होता है उनकी डेंसिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा जिन मेटल्स का होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, ग्रेटर एब्जॉर्प्शन पावर होती है। होता क्या है इसके अंदर समझो, कि सबसे पहले इस वोल्टेज को बढ़ाकर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकाला करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर ये जो हाई वोल्टेज सोर्स है, ये मतलब ये कूलेस्ट ट्यूब का जो सोर्स है, इसको लगभग 50,000 वोल्ट तक ले जाते हैं। इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस टारगेट मेटल एटम पे टकरा जाता है। ये टारगेट मेटल एटम पे टकराता है तो टकरा करके एब्जॉर्ब होता है। अब रुकेगा रुकेगा तो कॉमन सेंस से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आएगी। जब ये हाई काइनेटिक एनर्जी बहुत हैविली रिटार्ड होगी, तो जितनी एनर्जी में लॉस आएगा उस एनर्जी से क्या निकलेंगी, बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी EMW, यानी कि छोटी वेवलेंथ की और बड़ी फ्रीक्वेंसी की EMW निकलेंगी। ये EMW जो निकल रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ से, ये EMW जो निकल रही हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्स रेज,
ठीक है ना। अब एक्सरे के लिए करना क्या था, बहुत छोटी वेवलेंथ और बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एनर्जी का चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन में उसको बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट ऑफ वोल्टेज लगाते हैं। ध्यान से रखना कि ये वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के काम आ रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के। और ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आ रहा है, ना कि इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड कराने के या फिर एक्सेलरेट कराने के। दूसरी बात ये है कि जो टंगस्टन टारगेट मेटल है, वो टारगेट मेटल को टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का या हैवी मेटल का ही क्यों लिया गया, उसका कारण है कि दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन और फोटोन, जो भी उनके ऊपर गिर रहे हैं वो ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। दूसरी बात यह है कि इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई होती है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, और हमें यही चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उनसे टकराएंगे, तो जो एनर्जी लेके आएंगे वो हीट में डिसिपेट तो होनी ही होनी है। तय बात है कि हीट में डिसिपेट होगी, और जब भी एनर्जी हीट में डिसिपेट होगी तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अगर हाई रहेगा तो मेटल हमारा परेशान नहीं होगा। दूसरा, ये कॉपर का एनोड इतना लंबा क्यों बना रखा है, उसका कारण है कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टिंग मटेरियल, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होती। तो जितना ज़्यादा हीट डेवलप होगी हमारे टारगेट मेटल पे, वो तुरंत तुरंत कॉपर एनोड उससे लेने की कोशिश करेगा, जिससे टेम्परेचर ऑफ टारगेट मेटल एटम मेटल शीट या ब्लॉक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये कहानी है। इस तरह से कूलिश ट्यूब के अंदर हम लोग कह सकते हो कि एक्सरे बनाते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पे एक डायग्राम में मिसिंग है इस फोटो के अंदर, यहाँ पे कॉलीमीटर भी लगा होता है। कॉलीमीटर क्या होता है, सुनो कॉलीमीटर क्या है। यहाँ पर एक ऐसे, ये ऐसे एक ये लगा हुआ है, ये क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनों को बम्बार्ड कराना है सिर्फ इस मेटल शीट पर, तो इलेक्ट्रॉन तो टेढ़े मेढ़े भी भाग सकते हैं। इस टेढ़े मेढ़े भागने के लिए यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेज लगा दिया है। ये ब्लॉकेज क्या कर रहा है, दिस विल प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गोइंग एनी अनडिजायर्ड डायरेक्शन। तो जो सामने सामने इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं सिर्फ उनको ही जाने देगा, बाकी सबको अपने में टकरा लेगा। ठीक है, दिस इज़ वॉट वी रियली डिज़ायर, कि इधर उधर इलेक्ट्रॉन ना जाएं और सीधा सीधा टारगेट एटम पे ही अटैक करें। ये कॉलीमीटर है, क्लियर है, होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये तो था भाई किस तरह से एक्सरे बनाई जाती हैं, सेटअप के अंदर डायग्राम अपने डिवाइस के अंदर कैसे एक्सरे बनती है, ठीक है ना। दिमाग में इस बात को रखें। सारी कहानी हो गई, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। अब एक बात रखें कि थोड़ा सा देखता हूँ, इसको थोड़ा सा मोटा कर लूँ। हाँ, अब ठीक है। तो जो हमारा फिलामेंट का वोल्टेज है, फिलामेंट वोल्टेज, ये डिसाइड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड को, ठीक है ना। और दूसरी बात, जो ट्यूब का वोल्टेज है, ट्यूब वोल्टेज मतलब जो नीचे हैवी वोल्टेज लगा रखा था वो ट्यूब के अक्रॉस लगाया था, वो जो ट्यूब का वोल्टेज है दैट डिसाइड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना दिमाग में रखना। दूसरी बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस पे टकराते हैं उन सब की एनर्जी में कमी आती है, वही एनर्जी से तो एक्सरे बन रही है। लेकिन ध्यान रखना कि 1 से लेकर 10%, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, 10%, 1 to 10% मैक्सिमम जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। जितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में लॉस आएगा उस एनर्जी में से, ऐसा नहीं कि सिर्फ उतनी 10% का फोटोन बना है, ऐसा नहीं है। अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स टकराए हैं तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से एक्सरे बनेगी, बाकी सब की एनर्जी हीट में चली जाएगी। रेस्ट इज हीट। अब क्योंकि बाकी सबसे सिर्फ और सिर्फ हीट बन रही है तो इसका मतलब बहुत सारी हीट जनरेट होगी, बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए बोला था कि स्पेसिफिक कैपेसिटी और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा टारगेट मेटल है उसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात हो गई, चलो आगे देखें। आगे की स्टोरी ये है कि जो हमारा एक्सरे है वो, उसका नेचर ऑफ एक्सरे दो बातों पे डिपेंड करता है। किन पर डिपेंड करता है कि फिलामेंट में कितना करंट जा रहा है, फिलामेंट करंट पे डिपेंड करता है। अच्छा, फिलामेंट करंट पे कैसे डिपेंड करता है, अरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो उसी से डिसाइड होंगे ना, कितना वोल्टेज लगा रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दूसरा कि
ट्यूब वोल्टेज कितना है। जितना ज़्यादा ट्यूब वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतना ही एनर्जी वाले फोटॉन्स बनेंगे जब उनमें डिसेलरेशन लाया जाएगा। ठीक है ना, दिमाग में इस बात को रखना। अच्छा, एक बात और कि फिलामेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिसाइड करने की टेंडेंसी आ गई, या जो कॉमन सेंस है, एमिशन तो तभी होगा ना, एमिशन जब होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो डिसाइड करेंगे। तो अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिसाइड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे तो फोटॉन बनने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो फोटॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे जैसे फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है तो हम कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे इंक्रीजेज। इंटेंसिटी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो? बिल्कुल नहीं, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि फिलामेंट करंट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस्ड। दूसरी बात, ट्यूब वोल्टेज का डिसाइड करता है। ट्यूब वोल्टेज आपका डिसाइड करता है कि व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हेंस द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ फोटोन। जो एक्सरे फोटोन बनेगा उसकी क्या वेवलेंथ और क्या फ्रीक्वेंसी होने वाली है, ये कौन डिसाइड करेगा? ट्यूब वोल्टेज। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी कम वेवलेंथ। दिमाग में इस बात को रखें। कैसे पता चलेगा ये? मान लो कि वी वोल्टेज है ट्यूब के अक्रॉस और इलेक्ट्रॉन भाई साहब आए तो ईवी एनर्जी लेके ही तो आए होंगे, और ये सारी की सारी ईवी एनर्जी अगर बर्बाद हो गई इलेक्ट्रॉन की तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर में। ठीक है ना, ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, ये ईवी जो पोटेंशियल एनर्जी लेके आ रहा है फिलामेंट से, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी? वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी अपने हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में, एंड दैट वुड बी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, अगर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिंग अ फोटोन ऑफ एक्सरे। ठीक है ना, तो फिर वो लेमडा बन जाएगी। अब ये लेमडा यहाँ से निकाला जा सकता है कि कितने लेमडा का बनेगा। अब सोचो कि लेमडा इज डिसाइडेड ओनली बाई द ट्यूब वोल्टेज। ठीक है ना, अब ये जो हम काम कर रहे हैं कि नेचर बता रहे हैं कि कितनी इंटेंसिटी की एक्सरे निकलेगी, यानी कितने फोटॉन्स ऑफ एक्सरे क्रिएट होंगे और कितने वेवलेंथ के क्रिएट होंगे, ये कौन सी बातों पे डिपेंड किया? नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड किए हमारे फिलामेंट के वोल्टेज पर, और क्या बोलते हैं, मतलब इंटेंसिटी डिपेंड की फिलामेंट के वोल्टेज पर, और जो हमारा इसको देखो क्या कहते हैं इसको, लेमडा और फ्रीक्वेंसी। मुँह पे शब्द ही नहीं आ रहा, बताओ। लेमडा और फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है ट्यूब वोल्टेज से। सिंपल है, कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात और समझना कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी भी होगी। ये तो सबको पता है बचपन से, ये बराबर एच नहीं होता है। लेकिन जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा पेनेट्रेशन पावर भी होगी। ये पेनेट्रेशन पावर क्या होता है? 10th क्लास में भी पढ़ रखा है रेडियो एक्टिविटी के अंदर, कि हम लोग जब भी कभी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिया करते हैं तो वो मेटल को या बहुत मटेरियल्स को पेनेट्रेट कर जाती है, उनसे रुकती नहीं है। जैसे लाइट को अगर आप किसी ओपेक सब्सटेंस में डालें तो वो आर पार क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है ना, एक ओपेक सब्सटेंस ले लीजिए आप, सच एज दिस, मैंने इसको ओपेक बना दिया, देखो, है ना, और यहाँ से आप विजिबल लाइट डालो तो विजिबल लाइट तो रुक जाएगी, लेकिन आप विजिबल लाइट की जगह अगर आप इसमें बदतमीजी करने में उतारू हो गए और कहा कि नहीं नहीं, ये है, ये एक्सरे है, ये एक्सरे है, तो ये एक्सरे रुकेगी नहीं, एक्सरे आर पार चली जाएगी। यानी पेनेट्रेट करने की ताकत इनकी बढ़ जाती है। सच्चाई की बात है ये। तो ये नेचर डिसाइड कर रहा है एक्सरे का। इसी तरह से एक्सरे को हम लोग दो क्लासेस में क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब दो क्लास में क्लासीफाई करने का क्या मतलब है कि एक्सरेज जो हैं इसी नेचर के हिसाब से, पेनेट्रेशन पावर के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से दो हिस्सों में टूट जाती हैं, या हम क्लासीफाई करते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं हार्ड एक्सरेज और दूसरे को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट एक्सरेज। क्या छूने में लगती हैं? बिल्कुल नहीं, बकवास है। एनर्जी के हिसाब से नाम रखा गया, कुछ ना कुछ तो अंग्रेजी में नाम रखना ही है, तो जो मर्जी वो रख देते हैं। कैसे रखते हैं? देखो, हार्ड एक्सरेज की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, यानी लेमडा कम है, यानी कि पेनेट्रेशन पावर वो ज़्यादा है। और जिनकी एनर्जी कम, उनकी फ्रीक्वेंसी कम, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा, तो पेनेट्रेशन पावर कम, इनको बोलते हैं सॉफ्ट रेज।
यानी सॉफ्ट एक्सरेज, दिमाग में रखना इस बात को। हार्ड और सॉफ्ट का मतलब छूने से बिल्कुल नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी और बातें देखते हैं। देखो क्या स्टोरी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज की बातें करो। चलो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। इनके यूजेस बड़े कमाल के हैं। अगर ये एक्सरेज ना मिली होती और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ना होती तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में जो शायद अभी तक हम पढ़ ही ना रहे होते, या ये कह लो कि बहुत बड़ी गुत्थी होती है उसको पढ़ना। जैसे बताता हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ बताया जाएगा। पहली बात कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लेमडा की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही है मात्र। तो ये चाहे बड़ी वेवलेंथ हो चाहे छोटी वेवलेंथ हो, इन कंपैरिजन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं। शॉर्ट वेवलेंथ होने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी बहुत हाई है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनकी वजह से चाहे इनकी कम या ज़्यादा, जिनको सॉफ्ट और हार्ड दोनों बोलें, लेकिन फिर भी इनकी जो पेनेट्रेशन पावर है वो तो बहुत हाई होने वाली है। तो सॉफ्ट की बात क्या करी थी? सॉफ्ट की बात ये करी थी कि एक्सरे में ही दो सेगमेंट बना लो, तो एज कम्पेयर टू ईच व्हेन कम्पेयर टू ईच अदर, तो एक की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी उसको हार्ड बोल दो, और एक सेगमेंट ऐसा होगा जिसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी उसको सॉफ्ट बोल दो। पर ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट वाले की पेनिट्रेशन पावर कम है, हार्ड वाले से कम है, हम ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा है कि ऑर्डिनरी लाइट जिन मटेरियल को क्रॉस नहीं कर पाती है, ये उनको आसानी से क्रॉस कर जाता है। और यही इसकी एक बुराई है कि जनरली ये सारे के सारे वेव करेक्टर्स दिखाता है, पर वो जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, बेंडिंग वाला, ये नहीं दिखाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा ये है कि दीज रेज आयनाइज, दीज रेज आयनाइज, क्या आयनाइज करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर एक्सरे को हवा में छोड़ दिया जाए, मतलब निकाला जाए, अगर प्रोड्यूस किया गया एक्सरे को निकाल दिया गया, तो एक्सरे निकलेगी, ट्रैवल करेगी, ट्रैवल करेगी, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे घूम रहे हैं, एक्सरे इनसे टकराएगी, टकरा के इनके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देगी कि दिस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉक आउट फ्रॉम देयर शेल्स, और वो निकल जाएंगे हमेशा के लिए बाहर, और गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे और वो आयन बन जाएंगे। तो हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल को आयनाइज कराने का बहुत शानदार काम कर सकती है ये। ठीक। दूसरा ये है कि जिंक सल्फाइड, ZnS मैं ऐसे लिख देता हूँ। दूसरा बेरियम प्लेटिनो साइनाइड, इनके जैसे कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिन पर जब ये पड़ती है तो ल्यूमिनस इफेक्ट क्रिएट करती है, ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करती है। ठीक, चमक उत्पन्न करती है जब भी ये मटेरियल एक्सरेज के लिए एक्सपोज कर दिए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरह रखना है। ठीक है, और फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका असर क्या होता है? उसको काला कर देती है फोटोग्राफिक प्लेट को। इसीलिए हम फोटोग्राफिक प्लेट का, अच्छा एक बात और भी है कि ऐसा मत समझे कि इसका सिर्फ असर है तो कुछ छोड़ देंगे इस बात को। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को इफेक्ट कर रही है तो डिटेक्शन के काम में ये चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट को स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ई फील्ड और बी फील्ड, इन दोनों से ही अनइफेक्टेड है, मतलब डेविएट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेविएट नहीं होते। क्योंकि डेविएट नहीं होती तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। अगर चार्ज होता तो पक्का पक्का डेविएट होती। तो दीज आर चार्जलेस एंटिटीज़। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तभी तो बाद में इंश्योर करें ना, हम इंश्योर कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वरना पहले कैसे पता कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ ये बताती हैं। अच्छा, एक बात और कि सारी की सारी वेव प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन एक्सरेज नहीं दिखाते। बाकी वो जो इसको हम लोग बोलते थे डाइफ्रैक्शन, वो डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना सबसे खूबसूरत तरीके से मिलता ही यही है। ठीक है ना, और मेटल सरफेस से इतनी आसानी से क्रॉस हो जाते हैं, या क्रिस्टल वगैरह से इतनी आसानी से ये एक्सरेज क्रॉस हो जाती हैं। तो वो किसी भी क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल का मतलब समझो ये एटम्स अरेंज्ड हैं आपस में। ठीक है ना, और एक चीज़ होती है इसको बोलते हैं ग्रेटिंग। ग्रेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा
कोई टुकड़ा ले लिया गया है किसी शीट का, जिसमें बहुत नन्हे नन्हे से लाखों की संख्या में छोटे छोटे छेद हैं, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। हमें लगेगा कि पूरी एक प्लेन शीट है पेपर की और उसमें कोई भी छेद नहीं है, लेकिन उसमें लाखों छेद छोटे 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 होते हैं, जो हम आइडेंटिकल मान सकते हैं इस मेटल के क्रिस्टल की तरह या किसी कंपाउंड के क्रिस्टल की तरह, जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल का। और यहाँ से आपने एक्सरे डाली और एक्सरे जब इसके अंदर एंटर करेगी तो कई चीज़ों से टकराएगी। और हमें पता है कि जब भी कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्मॉल एज स्मॉल ओपनिंग से टकराती है तो वो फैलती है, मुड़ती है, बेंड होती है, इसी को डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। और फिर ये मुड़ने के बाद चारों दिशाओं में हर तरह की रेज मुड़ रही होंगी और आपस में इंटरफेयर कर रही होंगी, तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगी। तो एक्सरेज यहाँ से जब निकलेंगी तो कहीं ना कहीं डाइफ्रैक्शन पैटर्न हर जगह पे मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा। कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखाई देगी और कहीं कहीं सन्नाटा, कहीं कहीं सन्नाटा, कहीं कहीं सन्नाटा, बिल्कुल डिम लाइट से दिखाई देगी, या ये कह लो कि ब्राइटनेस नहीं होगी। इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। तो डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाता है, ये ग्रेटिंग की तरह काम करता है। तो इससे हम लोग क्या पता कर लेते हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं। क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, ध्यान रखना क्रिस्टलोग्राफी के अंदर एक्सरे की बड़ी शानदार यूज़ है। सारे के सारे क्रिस्टल पता ही इसकी वजह से हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज क्या है भैया, आओ देखो, हेडिंग थोड़ी सी कलर चेंज कर लें फिर एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज के क्या एप्लीकेशंस हैं वो बताइए। तो ऐसा मेरा मानना है कि एक्सरेज के इतने एप्लीकेशंस हैं, अगर पढ़ने आओगे तो मज़ा आ जाएगी। जैसे मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, स्टडीज़ में, किसकी स्टडीज़ में, क्रिस्टल की स्टडीज़ में, है ना, और मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट में, एटम्स के अरेंजमेंट में, बॉन्ड एंगल्स पता करने में इनका बड़ा इस्तेमाल है। साइंटिफिक अरेंजमेंट सुनो, सबसे पहले क्या है कि जब क्रिस्टल वगैरह पढ़ाई करते हैं ना, हमने अभी बोला क्रिस्टल्स की स्टडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, एक्सरे। क्रिस्टल का क्या अरेंजमेंट है, वो क्या कैसे कैसे एक एक यूनिट्स क्रिस्टल में अरेंज्ड हैं, वो इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न से पता चलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक। और एक लॉ होता है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है, दैट इज ब्रैग्स लॉ। उस ब्रैग्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ हम लोग पता कर लेते हैं कि किसी एक क्रिस्टल के अंदर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कितने एंगल्स पर, कितनी दूरी पर, किस ओरिएंटेशन में रखी हुई हैं। ठीक। इंडस्ट्रियल पर्पस देखो क्या है इसका। इंडस्ट्रियल पर्पस क्या है सुने, जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और उनमें अगर कोई डिफेक्ट हो, जैसे मान लो कि बहुत बड़ी मशीन है, आयरन वायरन की बनी है, मैं क्यूब का एग्जांपल सबसे पहले ले लेता हूँ। वैसे तो क्यूब का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सबसे छोटा, सबसे सुंदर, अच्छा, प्यारा, टिकाऊ एक डायग्राम है जिससे काम अपना चल जाता है। तो मान लो कि एक ऐसी मशीन है। अब इस मशीन को सोचो तो ये काफ़ी बड़ी है साइज़ में। अब इस बड़ी सी मशीन के अंदर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है क्या, ये कैसे पता चलेगा। डिफेक्ट ऐसा पता चलेगा कि अगर इसके अंदर हम लोग एक्सरे इंजेक्ट कराने की कोशिश करें, एक्सरे क्रॉस कराने की कोशिश करें, तो फिर हमें मालूम पड़ेगा कि अगर किसी जगह कोई क्रैक है तो वहाँ से डाइफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, या ये कहो कि उसके एजेस से डाइफ्रैक्शन होगा, और बिल्कुल अलग तरह से होगा। किस तरह से होगा, इस तरह से होगा कि उस मेटल में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका डाइफ्रैक्शन पैटर्न अलग ही दिखाई देगा और आइडेंटिकल होगा, लेकिन जिस जगह पर क्रैक है उस जगह पे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर टूट चुका है, वहाँ पे तो गैप आ गया है, एयर भर गई है, या फिर वो वैक्यूम क्रिएट हो गया है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए हैं, काफ़ी सेपरेशन बढ़ गया है। तो ऐसी जगह से जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है बिल्कुल अलग होगा। जैसे ही डिसकॉन्टिन्यूअस डाइफ्रैक्शन पैटर्न आता है, वैसे ही हमें पता चलता है कि हमारी बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, जिनके अंदर घुस के हम झाँक कर देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक्स बिछाने में। रेलवे ट्रैक्स में कोई कमी तो नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनों में इस्तेमाल होता है। दूसरा, जब हम ब्रिजेस बनाते हैं तो ब्रिज बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह के, किसी भी प्रकार के इंटरनल एरर को, इंटरनल प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक। कॉम्पोजिशन वगैरह को ट्रीट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। दूसरी बात, एलॉयज़ का जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं, और लॉयज़ अंदर से लेकर बाहर तक यूनिफॉर्म है कि नहीं, और पल्स, अगर आपको याद हो क्या होती हैं, मोती, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए एक्सरे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक। दूसरी बात और एक है कि आपने सुना होगा कीमोथेरेपी कैंसर के लिए, और एक चीज़ और सुनी होगी, दैट इज़ रेडियोथेरेपी। ठीक। कीमोथेरेपी अलग चीज़ होती है, रेडियोथेरेपी अलग अलग चीज़ होती है। रेडियोथेरेपी के अंदर हम काम कर रहे होते हैं एक्सरे से। ये एक्सरे क्या होती है सुनो,
एक्सरे बहुत हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और एक्सरे जो हैं वो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको आयनाइज कर देती है। ठीक, जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनको आयनाइज कर देगी, और जब टिश्यूज़ हमारे आयनाइज हो जाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। जो बोल रहा हूँ उसको रट लेना है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं है। लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे हमेशा, तो जब चाहो तब इसको रेफ़र कर सकते हो दोबारा से। बस सुन के इसको याद करने की कोशिश सबसे पहले करो कि सेल्स जो हैं, या टिश्यूज़ बोल लो या सेल्स बोल लो, आयनाइज हो जाती हैं, मॉलिक्यूल्स टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उतनी जगह का, जिस जगह पर इस रेडियोथेरेपी को किया जाएगा वहाँ के टिश्यूज सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो जिस जगह पर भी हमें ट्यूमर हो जाता है उसके आसपास के सारे टिश्यूज़ को इस रेडियोथेरेपी से ख़राब कर दिया जाता है। क्यों ख़राब कर दिया जाता है? क्योंकि ये अपने आप को इन्हीं में मल्टीप्लाई होकर आगे प्रोसीड कराता है, बढ़ाता है, फैलाता है। और हम क्या करते हैं, अगर आगे की चीज़ों को हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो मारने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये डेड सेल्स जो आगे की हैं ये इसके लिविंग सेल को आगे नहीं बढ़ाएगी। अब क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएगा तो पहले चीज़ तो ये इंश्योर हो गई कि पक्का पक्का हमारी जो बीमारी है वो और फैलने वाली नहीं है, बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी बात ये कि यही एक्सरेज बार 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 इस पर इंजेक्ट कराई जाएँ, इस पर बम्बार्ड कराई जाएँ, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि पक्का पक्का अगर हमारी नॉर्मल सेल्स मर जाती हैं तो कभी ना कभी ये कैंसर सेल भी मरेंगी। सारी नहीं मरेंगी, बहुत ज़्यादा मर जाएंगी, तो कम से कम कैंसर को कम किया जा सकता है। और अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट चला, सब कुछ सही रहा, तो ईश्वर की कृपा से कैंसर को ठीक भी किया जा सकता है। तो अच्छी बात है। तो समझो कि जो सेल्स हमारी बॉडी अपने आप नहीं मार पाती हैं, जिन सेल्स को, कैंसर सेल्स को, उनको मारने का एक बहुत अच्छा शानदार प्यारा काम करती है, मतलब समाज सेवा भी कर रही है एक्सरे। तो सोचो, इसका ये मेडिसिन के अंदर यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ है। सर्जरी के अंदर भी यूज़ होता है। सर्जरी के अंदर कैसे यूज़ होता है और मेडिसिन में कैसे यूज़ होता है? हमें पता है कि एक्सरे से, हम लोग जब एक्सरे कराने जाते हैं उससे अगर हड्डी वड्डी टूटी होती है तो उसकी पिक्चर आ जाती है। पिक्चर क्यों आ जाती है? सुनना, मैंने कहा था कि जो भी हैवी मटेरियल्स हैं उनमें एब्जॉर्प्शन एक्सरे का या इलेक्ट्रॉन्स का या किसी भी तरह के फोटोन का ज़्यादा होता है। अब सोचो, हमारी बोन्स 60% कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस है, हैवी एटम्स हैं। उसके आसपास में जो फ्लैश है, फ्लैश का मतलब मांस है, या मांस के अलावा जो दूसरे मटेरियल हैं, खून वगैरह है, उन सब के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कैसे बोल रहे हो? अरे कॉमन सेंस यार, सारा ही ऑर्गेनिक है। तो क्या उसमें आयरन नहीं होता है? कुछ और नहीं होता? होता है, पर बहुत कम होता है। और बोन्स के अंदर 60% कैल्शियम और फॉस्फोरस ही है। तो इसका मतलब ये है कि बोन्स के अंदर हैवी मटेरियल ज़्यादा है और उसके सराउंडिंग मटेरियल में हैवी एटम्स कम हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी से एक्सरे को क्रॉस कराएं, अपने पास कराएं, तो पास कराने पर बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे ज़्यादा होगा और बाकी मटेरियल में कम होगा। और इसका मतलब अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर पिक्चर प्लॉट करने की कोशिश करें तो उस जगह पर लाइट एक्सरे ज़्यादा पड़ेगी जहाँ पे हमारी बोन्स नहीं थी, और जिस जगह भी बोन थी उस जगह पे एक्सरे कम आएगी, क्योंकि ज़्यादातर एक्सरे को हमारी बोन्स एब्जॉर्ब कर चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आगे फोटोग्राफिक प्लेट लगा दीजिए, जहाँ जहाँ एक्सरे ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन खूब ढंग से हो चुका होगा। एक्सरे ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला कालापन आ चुका होगा, और पूरी की पूरी प्लेट काली हो जाएगी। बस उस जगह काली नहीं होगी जिस जगह पर हमने अपना हाथ, मतलब जिस जगह हमारी हड्डी थी। ठीक, तो बढ़िया है, बोन्स की पिक्चर खिंच गई और पता चल गया कि हड्डी कैसे टूटी, कहाँ से टूटी, ये पता चला। ठीक है। दो तरह की एक्सरेज होती हैं, दिमाग में एक बात रखें, एक को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, एक को करेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ, वो सब पढ़ाने से पहले दिमाग में रखना, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की बातें हैं। मैं यहाँ इंटेंसिटी को प्लॉट कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ एक्सरे को प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ से ये मैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे का एक छोटा सा डायग्राम आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में रखना इस बात को। अब सुनो, जैसे जैसे आप वी बदलते हो, देखना ये वोल्टेज वी और ये दूसरी वाली लाइन भी वोल्टेज वी के लिए ही बनाई गई है। ठीक, हाँ अब ठीक है, वी और वी के लिए। और मैं कह रहा हूँ
कि ये भाई साहब जो हैं वो जेड प्राइम के हैं और ये जेड के हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर कुछ है, इनका एटॉमिक नंबर कुछ है। तो आप देखो कि जो इंटेंसिटी है एक्सरे की, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ये बताए हैं, हमने बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इनके पीछे की थ्योरी नहीं है, बेकार की बातें हैं थ्योरी। एटॉमिक नंबर दिखाई दे रहा है आपको, डिफरेंट कर दिए, जबकि वोल्टेज सेम रखा। तो वोल्टेज सेम रखने पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है, मिनिमम वेवलेंथ आ रही है, वो सेम आ रही है। यानी मिनिमम वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, बट द इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर बदलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बदल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वोल्टेज बदलने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और काइनेटिक एनर्जी बदल जाने से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बदल जाने से डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा बदल जाएगा। अगर मैं डेल्टा ई को कांस्टेंट रखूं तो लेमडा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो गौर से सोचो, दोनों के लिए मैंने वी को कांस्टेंट रखा तो मिनिमम लेमडा कांस्टेंट हो गया, पर जैसे ही मैंने जेड को चेंज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बदल गया, तो इंटेंसिटी बदल गई, एक इंटेंसिटी कम एक की ज़्यादा। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले के लिए कहूँ कि जेड ही है पर वोल्टेज कुछ अलग है, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ा वैसे ही इंटेंसिटी, जैसे ही सॉरी वोल्टेज बढ़ा, इंटेंसिटी का तो खेल ही अलग है। मैं जेड को जेड डबल प्राइम कर दूं, ठीक, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है, और वोल्टेज जैसे जैसे ही बढ़ गया, और तो जैसे ही एनर्जी बढ़ी वैसे लेमडा और घटा तो देखो पीछे पहुंच गए। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम ये बात मान के चल रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, अगर वो ईवी एनर्जी लेके आ रहा, तो ये जो वोल्टेज है ये फिलामेंट का नहीं है, ये वोल्टेज वो है ट्यूब ट्यूब वाला, है ना। ये सारी की सारी एनर्जी जो लेके आ रहे थे हमारे साहब, इलेक्ट्रॉन साहब जो एनर्जी लेके आ रहे थे, इसकी वैल्यू एच न्यू मैक्स के बराबर होनी चाहिए। न्यू मैक्स का क्या मतलब है? न्यू मैक्स का मतलब ये है कि वैसे तो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था वो सारी की सारी एनर्जी फोटोन बनाने में ही चली जाए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू मेकिंग अ फोटोन ऑफ एक्सरे, तो मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट वुड बी मैक्सिमम, और अगर उसको एच सी बाई लेमडा में बनाया जाए तो जो लेमडा लिखेंगे वो लिखेंगे मिनिमम। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो लेमडा मिनिमम है, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई बेटा एच सी बाई ई वी। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हम लिखें 12,400, और यहाँ लिखें ई इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बातें हो रही हैं। चर्चा करो, एक काम करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई को गायब कर लो, सिर्फ वी लिख लो, और वी को फिर किस में लिखोगे बेटा, वोल्ट में। तो लेमडा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। और ये बिल्कुल सिंपल बात है, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। ये कैसे करी थी हम लोगों ने बात, याद करो। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एच सी की वैल्यू 12400, तो फिर लेमडा एंगस्ट्रॉम में आता है। सर जी आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहा एनर्जी लिखी, आपने तो वोल्ट में लिख दिया। अरे भाई, ओहो, 12400, हाँ ये ठीक था। अब गौर से देखो, ई वी किस में होता था, ई वी को हम लोग लेते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद है। लेकिन समझना इस बात को, अगर मैं चार्ज की वैल्यू रख दूं जूल कूलम में, और वोल्ट वोल्ट हो जाए, तो कूलम और वोल्ट तो जूल बनाते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड मार दूं तो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए मैं ई को हटा देता हूँ और वी को वोल्टेज में रखता हूँ, दिमाग रखना है इस बात को, ठीक। अब गौर से देखो, जो लेमडा मिनिमम है, तुमको यहीं से साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा कि लेमडा मिनिमम ओनली डिपेंड्स ऑन वी वोल्ट, यानी कि इसको मैं कहता हूं कट ऑफ वोल्टेज, या कट ऑफ वोल्ट, इसको कट ऑफ वोल्टेज बोल सकते हो या ना भी बोलो। ये जो लेमडा मिनिमम है, ये मिनिमम लेमडा का मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी हो गई। ये मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन वी, वी का मतलब जो हमारे ट्यूब का वोल्टेज है, सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। और इसका मतलब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा मेटल मैंने टारगेट पे लगाया था, यानी जेड एटॉमिक नंबर का लगाया था या जेड प्राइम एटॉमिक नंबर का लगाया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू तो यही निकल के आने वाली है। इसका मतलब जो एक्सरे मैंने पर्टिकुलर टाइप बताया है, जिसको मैं कह रहा हूँ बार बार कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, उसमें जो लेमडा है उसकी वैल्यू इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द ट्यूब वोल्टेज। इसको मैं डिटेल में अभी लूँगा इस बात को, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल छोटी सरल सी बात है, बहुत बड़ा इसमें कोई चमत्कार नहीं है, तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल हमारा काम है अगले एक सेक्शन में आना। ये आ गया भाई। ये क्यों ले आए, लाने का कारण है कि इसी पर अब इच्छा है कि कोई सवाल करा दिया जाए, क्योंकि मैं अभी
कॉन्टिन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को रोक रहा हूँ, पहले 2-3 सवाल ले लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, इलस्ट्रेशन 4.39, एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 kV। ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, इसको 20 kV पे काम करने दीजिए, करते देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एन एक्सरे फोटोन एट द फर्स्ट कोलिजन। ठीक, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्या वेवलेंथ होने वाली है। मेरे हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो काइनेटिक एनर्जी है के ई दैट इज इक्वल टू 20 किलो। ठीक, ये हो गया। और इसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी तो आपने कहा था सर 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऊपर लिखा है 20 kV। अरे भैया, जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है Q इंटू वी, और Q की जगह मैं लिख रहा हूँ E, और V की जगह लिख रहा हूँ वो जो दिया हुआ है। अब ये सारा कुछ आएगा बेटा जूल में। अगर मैं E को गायब कर दूँ तो सारी कहानी, इसको मैं कहता हूँ गायब। तो जैसे ही ये गायब होगा वैसे V किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी 1 इंटू वी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लिया, दिमाग में रखना इस बात को। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी का 5% लूज किया है, यानी कि 5% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी दैट इज 20 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। क्या करें, 20, 5, 5, 5, यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटोन बना। अब इतनी एनर्जी का फोटोन बना तो क्या किया जाए, आइए ऊपर काम कर लेते हैं। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट वुड बी इक्वल टू hc/λ। अब दिमाग में क्या आता है कि लेमडा की वैल्यू क्या बन गई, hc/10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुरंत एक बात दिमाग में आनी चाहिए कि hc की वैल्यू हो जाती है 12400, और ये नीचे लिखा हुआ है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ले ली है, तो जो लेमडा आने वाला है वो पूरा पूरा किस में आने वाला है, एंगस्ट्रॉम में। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 1.24 नैनोमीटर्स द आंसर। सर आपने तो एंगस्ट्रॉम बोला था, अरे 12.4 लिख लो यार। ठीक, अपनी शीट में आंसर 1.24 नैनोमीटर में लिखा हुआ है, तो इसको तुम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, कोई बुराई नहीं। ये निकल आया। तो बेसिकली पूरे मॉडल में आपको दिखाई दे रहा है कि फोटोन की एनर्जी hc/λ होती है और किसी चेंज इन एनर्जी के बराबर इसको इक्वेट करना है। और यही सवाल आते हैं, बस आपको सवाल को क्लिक करना है कि कहाँ से सवाल पूछा गया है। अगले प्रॉब्लम को आप देखें। अगला प्रॉब्लम क्या कहता है, एक एक्सरे ट्यूब है जो कि हाँ 20 kV पे ऑपरेट कर रही है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एनोड गिवन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना। अब सुनो, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर है तब उसकी एनर्जी EV है। अच्छा, और जब वो एनोड पर चला जाता है उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी जाती कहाँ है, सारी की सारी किस में चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि EV बराबर हाफ ऑफ mv max²। सर मैक्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बाहर निकलने से पहले पहले दूसरे चीज़ों से बहुत सारी टक्कर कर ली हो, है ना। तो टक्कर होते होते एनर्जी में कोई कमी आ सकती है, तो जो मैक्सिमम एनर्जी है वही ये हो सकती है, सारी की सारी कन्वर्ट हो जाए बेसिकली काइनेटिक में। तो वी मैक्स की वैल्यू क्या बनी, वी मैक्स की वैल्यू बनी बेटा आपकी 2 × E × V/m का रूट। अब गौर से देखो, 2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, और V को 20 kV बोल रहे थे, तो 20,000 कर दें उसको अपॉन मास दैट इज़ 9.1 × 10⁻31। मैंने सब कुछ SI में ले लिया है। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर दोगे और रूट निकाल लोगे तो मैं आपको आंसर बता दूं, 8.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं सर, अरे मेरा काम नहीं है इसको करना, मेरा काम है समझा देना, समझा दिया, पढ़ा देना, पढ़ा दिया, बात ख़त्म हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसकी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको पेपर में लिखनी है और अल्टीमेटली है तो वो सिर्फ प्लस माइनस ही, उसमें कोई और बड़ा चमत्कार नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको खुद करना है, उसमें कोई डिमांड ना करें। द वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब बीइंग इंक्रीज्ड 1.5 टाइम्स। ठीक है,
द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ एक्सरे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम शिफ्ट बाई डेल्टा लेमडा 26 पिकोमीटर्स। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द इनिशियल वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब। सुनो, अभी जो ग्राफ बना के आपको दिखाया था, इसीलिए दिखाया था कॉन्टिन्यूस वगैरह पढ़ाने से पहले, कि ऐसे सवाल आ जाते हैं दिमाग में। अगर ये भी ना हो कि कॉन्टिन्यूस क्या है और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो भी आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि एक तो ऐसे बना था और एक ग्राफ ऐसे बना था। तो गौर से देखो, जो मिनिमम लेमडा है वो बदल गया, और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसी को बोला जा रहा है डेल्टा लेमडा। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अभी अभी हम लोगों ने लेमडा का फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा मिनिमम का, दैट वाज एच सी बाई ई वी, याद है? और फिर हमने कहा था इसको 12,400 डिवाइडेड बाई वी, और वी को लिख लो वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट्स इनटू वोल्ट, और जो लेमडा आएगा वो आएगा एंगस्ट्रॉम में। ये एक के लिए करें और यही दूसरे के लिए करें, तो लेमडा हो चुका है, लेमडा प्राइम कर लो, दैट वुड बी 12400। इसको मैं वी प्राइम कर लेता हूँ वोल्ट्स में, तो जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब जो डिफरेंस आया है वो क्या है समझो, डेल्टा लेमडा। ठीक है ना? तो डेल्टा लेमडा हो गया। अब इतना तो क्लियर है अपने लिए कि हम क्या निकालें, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। ये तो शिफ्टिंग है। लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 का मतलब क्या हुआ कि लेमडा 2 तो हमने लिखा ही नहीं है कहीं, लेमडा प्राइम करके लिख लिया, तो लेमडा प्राइम माइनस लेमडा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू दी हुई है 26 पिकोमीटर्स, पिकोमीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना? पिकोमीटर्स 10⁻⁻12 मीटर्स, दिमाग में इस बात को रखें। और ये जो वैल्यू है, अब देखो गौर से, डेल्टा लेमडा की, उसमें से हम एच सी को कॉमन ले सकते हैं, ई को कॉमन ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/v। अब तो क्लियर है? तो 26 × 10⁻⁻12 मीटर्स इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1/v माइनस 1 अब क्या कह रहा है कि सवाल के अंदर वोल्टेज शायद बढ़ाया था इसने, वोल्टेज अप्लाइड जो है वो बढ़ गया है 1.5 गुना। 1.5 गुना बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल वोल्टेज है मेरा, वो पुराने वाले वोल्टेज का 3/2 पार्ट है, यानी 1/3v/2 माइनस 1/v, ये बन गया। अब गौर से देखो, एच सी की वैल्यू पता होती है, यस सर, ई की वैल्यू पता होती है, यस सर, आंसर आ जाएगा इसका मतलब, बिल्कुल आ जाएगा। देखें, इस भाई साहब का एलसीएम लें, नीचे क्या आएगा बेटा आपका 3v, ऊपर क्या आएगा 2, और यहाँ क्या आने वाला है -3। मेरे हिसाब से तो यही बनने वाला है, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इस ई को ऊपर भेज दीजिए, इस सी को नीचे भेज दीजिए, दिस विल बिकम 26 × 10⁻⁻12 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 6.6 × 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻⁸। ये इक्वेशन को आप बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट द वोल्टेज। जो भी वोल्टेज आया वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, ठीक है? ये वोल्टेज हो गया। अगला सवाल पे आ जाइए। अगले सवाल से पहले एक काम करो कि पहले एक्सरे की थोड़ी बहुत बातें पढ़ लो। हम अभी पढ़ रहे थे एक्सरे, एक्सरे की थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। तो चलो एक्सरे के एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं। एक्सरे एब्जॉर्प्शन, ये होता क्या है एक्सरे एब्जॉर्प्शन, वो सुनो। बड़ा आसान है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एट एनी पॉइंट में बी डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द बीम। अच्छा, इससे क्या मतलब हुआ? अरे इंटेंसिटी जो यार रेडिएशन प्रेशर में पढ़ाई थी, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं। कि मान लो ऐसी कोई बीम आ रही है, ठीक, इस बीम पे हमने कोई एरिया ऐसे माना, और ये जो एरिया माना दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द बीम, है ना? और इस पर अगर ए एरिया पर क्यू एनर्जी गिर रही है, तो हम कहें कि एक एरिया पर कितनी गिरेगी, क्यू बाई ए। और इतनी एनर्जी अगर टी टाइम में गिर रही है, क्यू बाई ए, तो 1 सेकंड में कितनी गिरेगी,
Q by A इंटू टी एंड इट इज़ योर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इस तरह डिफाइन करते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेव के अंदर तो जम के पढ़ा था ये, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात कि एक्सरे अगर किसी मटेरियल में इंजेक्ट कराई जाए या बम्बार्ड कराई जाए तो वो उसमें जाएगी, जाएगी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत कुछ तो होगा। तो हम ये कहें कि मान लो मेरे पास कोई एक मटेरियल था, जैसे बना दिया मैंने आपके लिए मटेरियल, इसके अंदर कोई मटेरियल भर दो, तो भर दिया गया मटेरियल, अच्छा भी लगा। अब जो मटेरियल भरा गया इसमें फोटॉन्स जो हैं अपने एक्सरे के वो आ रहे थे। जो एक्सरे के फोटोन आ रहे थे उनकी पहले इंटेंसिटी आई नॉट थी, मतलब सम नंबर ऑफ फोटॉन्स वर देयर। तो नंबर ऑफ फोटॉन से इंटेंसिटी डिसाइड होती है। फिर इन्होंने क्या कहा कि एक्स दूरी तक हमारे ये फोटॉन्स चले गए। तो एक्स दूरी तक जाते जाते इस मटेरियल के अंदर कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे, बिल्कुल बेझिझक हुए होंगे। और होने के बाद अब यहाँ के बाद जो आगे फोटॉन जा रहा है उसकी नंबर ऑफ फोटॉन्स कम हो गए होंगे बंडल में, बिल्कुल कम हो गए होंगे, तो इंटेंसिटी कम हो गई होगी। तो हम मान लेते हैं इंटेंसिटी हो गई आई एक्स दूरी चलने पर। तो हमारी जो आई इंटेंसिटी है किसी एक्स दूरी चलने पर, दिस विल बी एज आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स। ये क्या कहानी है? जितनी दूरी ट्रेवल करेगा किसी मटेरियल के अंदर उसी के ई की पावर माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी इंटेंसिटी, मतलब इस तरह से घटने लग जाएगी। कॉमन सेंस है, जितना ज़्यादा दूर तक किसी मटेरियल के अंदर चलेगी उतना ज़्यादा फोटॉन्स के कोलिजन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते चले जाएंगे। और एम जो है उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। दूसरी बात यह है कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है वो पूरी तरह से मटेरियल पे डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट अलग है, और हम जानते हैं कि हैवी मटेरियल का जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो बड़ा शानदार होगा यार। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। हाई डेंसिटी और हाई एटॉमिक मासेस के जो एटम्स हैं उनके लिए ये एम की वैल्यू ग्रेटर होती है। अच्छा, बहुत बढ़िया, यानी उनकी वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा करते होंगे, बिल्कुल एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। दो तरह के हम लोग एक्सरे पाते हैं। अभी तो आपने हार्ड और सॉफ्ट बताया था, वो तो एनर्जी के हिसाब से बताया था। अब एक्सरे के रियल क्लासिफिकेशंस आते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दूसरे को हम लोग नाम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। इसमें जो काम की बात है वो कैरेक्टरिस्टिक में ही है, इसी पे हम थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। और एक्सरे पे तो जितना मैंने बिना एक्स कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस के अंदर पढ़ाया या जितना भी बोला कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में एक्सरे के, वो उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर जितना बोल दिया था सवाल के बीच में, उतना भी अगर आपको याद हो जाएगा बिना ये जाने कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो आपको सब कुछ ही आता होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है उसमें, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ें क्या होती है? हाँ बिल्कुल। सबसे पहली बात कि कैरेक्टरिस्टिक का नाम कैरेक्टरिस्टिक क्यों है, ऐसी क्या खास बात है इसके कैरेक्टर में? तो आओ भाई पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसका नाम इसलिए है कि ये एक्सरे इस बात पर डिपेंड करती है कि मेटल कौन सा यूज़ किया गया जिसके ऊपर एक्सरे बम्बार्ड कराई गई। मतलब अभी तक तो ये बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन जब डीसेलरेट होगा तो फोटोन निकलेगा, इससे क्या मतलब है कौन सा मेटल हो, नहीं नहीं। सुनो, एक्सरे जो बनती है वो हमेशा दो हिस्सों में बनती है। दो हिस्सों का मतलब दो तरह की एक्सरेज बनती हैं और साइमल्टेनियसली बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप जो मैंने दो क्लासिफिकेशन बताया है, कैरेक्टरिस्टिक या फिर कॉन्टिन्यूअस, इनमें से आप एक कोई क्रिएट कर पाओ। हमेशा दोनों तरह की एक्सरेज साथ में आती हैं। जो एक तरह की एक्सरेज जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोल रहे हैं, ये कुछ इस तरह की हैं कि अगर हम मेटल को बदल दें तो वो एक्सरेज बदल जाएंगी, एक्सरेज का बिहेवियर बदल जाएगा, है ना, उसका जो ग्राफ वगैरह है वो बदल जाएगा। और दूसरी कॉन्टिन्यूअस जो हैं वो मेटल बदलने से नहीं बदलती हैं, ठीक। तो जो मटेरियल के बदल जाने से बदल जाती हैं एक्सरे, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, इसीलिए इनका नाम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी रखा गया है। तो कोई चमत्कार वाली बात नहीं। थोड़ी सी मतलब ख़तरनाक हैं एक्सरेज, लेकिन फिर भी अच्छी हैं, प्यारी हैं, पेपर में एक सवाल दे जाती हैं, 4 नंबर हो जाते हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लिख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ टारगेट मेटल। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ये टारगेट, अच्छा, टारगेट मेटल का मतलब जो एनोड पर है। दिमाग में इस बात को रखना कि जो एनोड पर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक्सरेज जो हैं उनमें लाइन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लाइन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये लाइन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किस में नहीं होता है? ये कॉन्टिन्यूस वालों में नहीं होता है। अच्छा, अभी बताता हूँ क्या होता है ये। ठीक, जो जो लाइन लिख रहा हूँ उसको मार्क करते चलना। हाँ भाई, बताई नहीं है, 2 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बताता हूँ। इसके बाद क्या बात है, वेवलेंथ स्पेक्ट्रम की जो है या फ्रीक्वेंसी कह लो, वो हमेशा हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगी कि एनोड का मटेरियल कौन है। यानी कि टारगेट मटेरियल पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसे रेडिएशन के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक शार्प वेवलेंथ्स होती हैं जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। अच्छा, मतलब हर जगह नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, हर जगह नहीं होती। देखो क्या कहानी है, मैं इसका ग्राफ बना के दिखा दूँ एक, तो अच्छा लगेगा। ग्राफ बना के अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह की बात होती है। देखना, मैं इसको थोड़ी देर बाद ही ठीक से बता पाता, पर अभी बता दूं कि ये क्या है, वरना कन्फ्यूजन पड़ता है। देखो, एक्सरे आराम से चल रही थी, एक ऐसा लेमडा आएगा जिस पर सडनली शार्प पीक मिलेंगे, मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। फिर एक और पर्टिकुलर कोई लेमडा आएगा जहाँ पे खूब जम के एक बढ़िया शानदार पतली सी पीक मिलेगी एक रेंज ऑफ लेमडा के लिए। उसके बाद वो कॉन्टिन्यूस चलता चला जाएगा। तो गौर से देखो, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस नहीं बोला गया है। समझना इन बातों को अच्छी तरह। ये पर्टिकुलर कुछ ऐसे लेमडास हैं, तो मैं यहाँ पे लेमडा मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे लेमडा मार्क कर लेता हूँ। इन पर्टिकुलर लेमडास पर आप देखो कि आपको एक बहुत शानदार पीक मिला है जो कि बहुत रेगुलर नहीं है ना। ग्राफ बहुत नीचे था इंटेंसिटी का, देखो तो ये ग्राफ है इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम है। लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे लेमडा वन, इसको मैं लेमडा टू बोल दूँ, और इस लेमडा वन लेमडा टू के लिए पर्टिकुलरली जो पीक्स हैं वो बहुत हाई हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, इंटेंसिटी का मतलब इन पर्टिकुलर लेमडास की जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। ये बात बोली गई। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ये बात याद रहनी चाहिए। अब बात आती है कि ये ड्रामेबाजी हो क्यों रही है, क्यों मेटल पे फोटोन डिपेंड कर रहा है, क्यों इंटेंसिटी इस पर डिपेंड कर रही है, क्यों ये कुछ सर्टेन लेमडास पर ही मैक्सिमाज आ रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा बात। ठीक, सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन कैसे लिखी जाती है। तो फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है बेटा आपकी R/Z(E)² डिवाइडेड बाई, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई N1² माइनस 1/N2²। क्लियर है? अगर मैंने N1² बोल दिया था तो ध्यान रखना कि वो 1/N1² था। N1 बोल दिया, उसका तो उसका स्क्वायर बोल दिया मैंने। नॉट एन स्पेशल प्रॉब्लम, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर जी, हम लोगों ने जेड जेड पढ़ा है, आप तो जेड ई लिखने लग गए हो। ये जेड ई क्या होता है? तो जेड ई जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, या इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर भी बोल सकते हैं इसको। इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर बोल लो। चार्ज तो तब होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर नंबर ना बोल के एटॉमिक नंबर बोलो यार। न्यूक्लियर नंबर तो कुछ होता ही नहीं है। तो एटॉमिक नंबर मतलब इफेक्टिव क्यों शब्द बोला गया? सुनो, हम लोग बोर मॉडल के अंदर पढ़ते थे कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन तो कंसीडर ही नहीं करते थे। पर अभी हमारे रियल एटम्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनका रिपल्शन भी होता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन के अलावा। तो हम उन सबके कंपनसेशन को लाने के बाद इफेक्टिवली न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज है, वो Z/E होता है। तो जो ZE मैं लिख रहा हूँ वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, स्क्रीनिंग वगैरह हो जाने के बाद। ठीक है ना, दिमाग में इस बात को रखें। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ZE की जो फिर वैल्यू है वो बनेगी क्या? ZE की वैल्यू ऐसा किताबें कहती हैं, वैसे इसका पीछे क्या लॉजिक है पता नहीं, कि कांस्टेंट को ढूंढ लिया जाता है कि नहीं ढूंढ लिया जाता है। ZE की वैल्यू जो है वो Z-S है। और ये जो S है ना, ये Z तो अपना एटॉमिक नंबर है चुपचाप, और जो S है उसको हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं।
ठीक है, ध्यान रखें। अब गौर से देखो, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना इसलिए प्रॉब्लम है। होता क्या है, बड़ा अच्छा इसका चित्रण है, देखते रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा देख के। हम कुछ गोले बना लें जो हमारे काम आने वाले हैं। ये देखो, ये कुछ गोले बन गए अच्छे अच्छे। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों को बैठा लिया जाए। यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बैठाता हूँ यहाँ पर, और बाहर वाले पे 8 इलेक्ट्रॉनों को बैठा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखो गौर से, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अंदर वाली शेल के है, इसके बाद वाली एल है, उसके बाद जो आएगी उसको एम बोलेंगे, एन बोलेंगे, ठीक। ओ पी क्यू, ये क्या करते जा रहे हो? अरे बहुत सारी शेल्स हो सकती हैं, लिख रहे हैं बस। अब हो क्या रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अंदर घूम रहे हैं, नाच रहे हैं अच्छे से, खुश हो रहे हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो बहुत शानदार रफ्तार से गिर रहा है। ये कहाँ से आ रहा है और इतनी शानदार रफ्तार इसको कहाँ से मिली? वही है कूलिश ट्यूब वाला जिसको हमने बम्बार्ड कराया था, ये वही गंदा आदमी है। ये आएगा, इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, टकराने के बाद हमारा वाला इलेक्ट्रॉन जो हमने बम्बार्ड कराया है वो इंसिडेंट कहीं और चला जाएगा, है ना। टकराया, टकरा के चला गया, और ये जो हमारा अंदर वाला इलेक्ट्रॉन था ये बाहर आ गया। मैं इसको ई के लिख रहा हूँ। ई के क्यों? अरे कुछ नहीं यार, के शेल का है ना, के शेल का आदमी है, इसलिए इसको ई के लिख दिया। तो क्या इलेक्ट्रॉन सीधा अंदर वाली ऑर्बिट में घुस जाएगा? हाँ। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिर्फ ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोन के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, क्योंकि हमने उतना हैवी फोटोन भेजा ही नहीं था। अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करा रहे हैं, और इतनी 50,000 वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो वो क्या है कि जो एल ऑर्बिट है, इस एल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से भी टकरा सकता है। मैंने खास तौर पे अभी जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है इसके अंदर, उसे मैंने के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से टकरा के दिखाया। एल से भी टकरा सकता है, इसके आगे एम वाले से भी टकरा सकता है, और इसके आगे एन वाले से भी टकरा सकता है, बट मैं चर्चा फिलहाल के की कर रहा हूँ। के शेल से टकराएगा तो के शेल का इलेक्ट्रॉन एक तो हमारा वाला बाहर चला जाएगा, और के शेल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉकआउट करना। नॉकआउट किया, इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो यहाँ क्या क्रिएट हो गई? हेयर इज अ वैकेंसी क्रिएटेड। अब अंदर की ऑर्बिट में वैकेंसी क्रिएट है। ऊपर वाली ऑर्बिट्स खाली रहें तो इलेक्ट्रॉनों को तकलीफ नहीं होती है, अंदर वाली ऑर्बिट खाली हो जाएं तो इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो इस तकलीफ को दूर कौन करेगा? यही आपस में इलेक्ट्रॉन अपने समाज की दिक्कतें मिटा लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग अपनी परेशानियां देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? अच्छा, जो ये कर रहे हैं वो ही हमें देखना है कि क्या कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं। फोटोन बुला लो पहले। एक ये बचा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए। जैसे ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैसे ही इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप मार के नीचे आ जाएगा। ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। ओहो, ट्रांजिशन होते ही क्या निकला? फोटोन। फोटोन कैसे निकला? Hc/λ। क्या मालूम पड़ा कि ये जो Hc/λ वाला फोटोन निकला, ये फोटोन निकलता है एक्सरे की रेंज में। अगर हम लोग के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा दें और फिर क्रिएटेड वैकेंसी को ऊपर वाली ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स अगर फुल फिल करने के लिए नीचे आते हैं, ये ट्रांजिशन करते हैं, तो इन ट्रांजिशन से जो फोटोन निकलते हैं उन फोटॉन्स को एक्सरे बोलते हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया। अब सोचो कि जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने लास्ट पेज पे लिखा भी था, इसी को देखते हैं लास्ट में। जो फॉर्मूला लिखा है इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ZE एटॉमिक नंबर। तो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना? तो जितना ज़्यादा हैवी मटेरियल होता चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी उतनी शानदार होती चली जाएगी। शानदार का मतलब बड़ी होती चली जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गौर से देखो, जब ऐसा हो जाएगा कि भाई ये यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आया वैसे ही यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, और जैसे ही यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई वैसे ही इनसे भी बड़ा कोई एक ऑर्बिट थी बाहर की, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन थे, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें हुआ करते थे उन इलेक्ट्रॉनों ने कहा कि भैया हमें तो इस क्रिएटेड वैकेंसी में जंप मार के अपने नीचे वालों में ऑक्यूपाई करना है।
क्योंकि वहाँ तो खाली हो चुका है और हमें ऊपर वाला खाली पसंद है, अंदर वाला खाली पसंद नहीं है, क्योंकि आप प्रिंसिपल और हुन नियम वगैरह सब बर्बाद होने लग जाएंगे यार। ये सीधा सीधा नीचे जंप मारते हैं। तो आपको दिखाई दिया कि ट्रांजिशन हुआ। जब यहाँ ट्रांजिशन हुआ तो यहाँ भी एक्सरे निकली। मज़ा आया। और फिर वही बात कि जब ये काम हो गया तो इसका मतलब इससे भी ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा, यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इससे भी ऊपर जो एनर्जी लेवल होगा उस एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन कहेगा नीचे वाले में गैप, तो मैं नीचे आता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहेगा। तो गौर से देखो, यहाँ से भी एक फोटोन निकला एच सी बाई लेमडा, यहाँ से भी फोटोन निकला एच सी बाई लेमडा। तो एक सीरीज ऑफ या स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज प्राप्त होती हैं। इनकी क्या वेवलेंथ होगी और इस बात पर डिपेंड करेगा कि भाई इनकी इनके बीच की दूरी क्या है, क्योंकि दूरी ही तो डिसाइड करती है कि इनके बीच का एनर्जी का गैप कितना है, और गैप डिसाइड करेगा कि एच सी बाई लेमडा कितना है। तो लेमडा डिसाइड इसी से होगा, यानी एटॉमिक नंबर डिसाइड्स कि दो एनर्जी लेवल के बीच की दूरी कितनी है, और वो एनर्जी लेवल के बीच की जो दूरी है या ये कुल एनर्जी गैप है वो डेल्टा ई डिसाइड करता है कि लेमडा कितना है, यानी एक्सरे कितने लेमडा की बनेगी। ये इस बात पर डिसाइड होगा कि एनर्जी लेवल का गैप कितना है। क्लियर है? अब इसमें कुछ बातें हैं, गौर से सोचो, क्या समझना। ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं इसको पहले भर देता हूँ अच्छी तरह से, फिर पहली शेल बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ के शेल है। दूसरी बनाता हूँ इसी के पास, इसको बोलता हूँ एल शेल है। गंदा बन रहा है, बनने दो। इसके बाद ये एम है, फिर ये एन है, एन सो फोर्थ। एम लिख दिया मैंने, के एल एम, और इसको काटो यहाँ पे, इसको लिखो एन। ठीक है, और भी आगे हैं, होने दो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कुछ और करना चाहते हैं। अगर सेकेंड शेल से मतलब एल वाले से एम में ट्रांजिशन होता है, ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले से हो, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले से हो जाए ट्रांजिशन, पॉसिबिलिटी तो सारी है। हम इस पहले वाले का नाम देते हैं के अल्फ़ा, दूसरे वाले का नाम देते हैं के बीटा, तीसरे वाले का नाम देते हैं के गामा। ये क्या है? जब के का मतलब क्या है? के का मतलब ये है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया गया है और हायर एनर्जी स्टेट से जो वैकेंसी क्रिएट हुई है के शेल में उसको ऑक्यूपाई किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हायर टू के, एन बराबर 1 में ट्रांजिशन कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है सुनो, कि अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? अगर सेकंड शेल से फर्स्ट में आ रहा है तो वो अल्फ़ा, सेकंड से मतलब नहीं है, जस्ट ऊपर वाले से, इसको पकड़ के चलो, जस्ट ऊपर वाले से आ रहा है तो अल्फ़ा, जस्ट ऊपर के ऊपर वाले से आ रहा है तो बीटा, उसके ऊपर वाले से आ रहा है तो गामा। के अल्फ़ा के बीटा के गामा, समझ आया? बिल्कुल। इसी तरह एल भी हो सकता है क्या? ऑफकोर्स एल भी हो सकता है। कैसे? समझो, देखो, मैं थोड़े ना गोले बना लेता हूँ, मज़ा ही तब आएगा। एक छोटा गोला बनाऊँ सबसे पहले तो, यहाँ पे बड़ा गोला बनाया जाए इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और बड़ा गोला बनाया जाए, एक और बड़ा गोला बनाया जाए, काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा कर लिया जाए, एक और बना लिया जाए। इतने गोले बना के क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अभी समझ आएगा क्या हो रहा है, बड़ा अच्छा लगेगा देख के उसके बाद कि क्या काम हुआ। थोड़ा और बड़ा करते हैं ना, इतना काफ़ी है, वरना फिर बोरियत होने लग जाएगी। अब सुनो, हम इसको के बोल सकते हैं, है ही के वो, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, और इसी तरह होता चला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं है। एल से कलर चेंज करो भाई, सबसे पहले तो वाइट कलर ले लो, है ना, ये वाइट कलर अब दिखेगा। ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, और सिक्स से, और आगे वाले से भी कहाँ हो रहा है? फर्स्ट में। तो इसके अलावा और भी हो सकता है, थर्ड वाले से सेकंड में, फोर्थ वाले से सेकंड में। समझ पा रहे हो क्या किया? अभी तक हम ट्रांजिशन करा रहे थे फर्स्ट में, सेकंड केस में हमने करा दिया सेकंड में, अब थर्ड में भी तो वापसी हो सकती है, हो सकती है। मतलब अगर मैं नॉकआउट करा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों को,
तो क्या ज़रूरी है कि के ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो? बाहर वाले नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर हो सकते हैं तो वी आर डूइंग ओनली दैट। यहाँ से आप देखो, मैं इसको थोड़ा पतला कर लूँ और ये होने के बाद कोई बढ़िया सा कलर चूज़ कर लूँ, सच एज दिस, ये नीला वाला। यहाँ से कुछ एनर्जी निकली, 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 बट ऑल द एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू दीज लाइन्स आर कॉल्ड के सीरीज। ये के सीरीज का क्या मतलब है कि सारे के सारे के शेल में वापस आने की वजह से आए हैं, और जितना भी लेमडा निकल रहा है वो सारी रेंज के सीरीज की कहलाएगी। अच्छा, तो ये किसका कहलाएगा? ये सारा का सारा कहलाएगा एल सीरीज। ये क्या कहलाएगा? ये सारा कहलाएगा एम सीरीज। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एन सीरीज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं, एकदम आसान। इसका 1D एनर्जी लेवल डायग्राम अगर आपको देखना हो तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक जो कर रखे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स वो मॉडर्न के अंदर 1D में ही कर रखे हैं। तो लेट अस से n बराबर 1 एनर्जी यहाँ है, n बराबर 2 यहाँ है। वैसे तो गैप काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है, हम दिखा नहीं रहे हैं इसलिए कि स्क्रीन में उतनी जगह नहीं है। 3, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं 4, यहाँ हम दिखा रहे हैं मान लो 5। इसके ऊपर भी दिखाए जा सकते हैं, अपने को कोई लॉजिक नहीं उतना आगे जाने का। हम ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी करा सकते हैं, इसको हम के बोल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है, यार यहाँ से यहाँ भी ट्रांजिशन हो सकता है। सारी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इनके नामकरण संस्कार कैसे करेंगे? इसको हम बोलेंगे के अल्फ़ा, सेकंड वाली को बोलेंगे के बीटा, थर्ड वाली को बोलेंगे के गामा, फोर्थ वाली को बोलेंगे के डेल्टा। ठीक, इस तरह से नाम बढ़ता चला जाता है। दूसरा देखो, यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है। अच्छा, ये वापस कहाँ आ रही हैं? ये सारी की सारी वापस आ रही हैं एल सीरीज़ में। एल सीरीज़ का मतलब इसको एल अल्फ़ा, इसको एल बीटा, इसको एल गामा, और ऊपर से आएगी तो एल डेल्टा बोल देंगे। तो उसमें तो कोई चमत्कार नहीं है। ये देखो, ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये भी तो ट्रांजिशन पॉसिबल है। हम इनका नाम क्या रखें? नाम रखने से पहले इसको बोल देते हैं एम अल्फ़ा, एम बीटा। एन के लिए क्या किया जाए? कोई तकलीफ़ नहीं है एन के लिए, यहाँ से आप ये कर लीजिए। और एन के लिए आप इसको क्या बोल दें? एन अल्फ़ा। क्लियर है? समझ आया क्या के अल्फ़ा, क्या के बीटा, क्या के गामा? ये अल्फ़ा बीटा गामा समझ आया है? बिल्कुल आना चाहिए। ये 1D एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया इसका। आप देखो, ये रही इंटेंसिटी और ये रहा हमारा लेमडा। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसे बनते हैं वो समझो। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऐसे बनते हैं, और अंत में ये एक ज़ीरो को टेंड करने लग जाएगा। ऑल तो कभी ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो तो हो ही जाना कभी ना कभी। ऐसा थोड़ी इन्फानेट वेवलेंथ की कोई हमारे पास फोटोन होता है तो ज़ीरो हो जाएगा, रैपिडली शूट करेगा ज़ीरो के लिए। अच्छा, ये कोई वी वोल्ट है और किसी जेड एटॉमिक नंबर के फोटो मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है एक्सरे का। जो एक्सरे निकाली गई है वो एक्सरे किसी जेड एटॉमिक नंबर के मेटल पे बम्बार्ड करा के काम कराया गया है, और जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था वो वी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अब कहीं ना कहीं लेमडा मिनिमम दिखाई दे रहा है, वो तो दिख ही रहा होगा। कहाँ दिख रहा है? ये लेमडा मिनिमम है। ये पर्टिकुलर कोई लेमडा 1 बोल लो, इसको बोलो लेमडा 2, इसको बोलो लेमडा 3, इसको बोलो लेमडा 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो जहाँ जहाँ हमें पीक मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पीक मिलेंगे भैया? वहाँ वहीं पीक मिलेंगे जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नॉकआउट हो रहे हैं, समझे ना? कॉन्टिन्यूस नहीं है, नॉकआउट हो रहे हैं। तो बाकी जो ये बढ़िया सुंदर सा अपना सीधी सीधी लाइनें हैं, ये क्या है? या ये वाली लाइनें, ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस का हिस्सा है। जो कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनाया था ये उसका हिस्सा है। और जो ये पीक मिल रहे हैं सडनली, ये पीक वाला वो हिस्सा है जो कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं। यानी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं, एक्सरेज, ये हमेशा हमेशा डिस्क्रीट होती हैं। हाँ, बिल्कुल डिस्क्रीट होती हैं। एक 2 से 1 में आया, 3 से 1 में आया, 4 से 1 में आया, तो इसका मतलब या तो यही सर्टन वैल्यूज़ लेमडा की मिलेंगी ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो देयर आर पीक्स, उसके अलावा सब खाली है। तो जो हम बना के चल रहे हैं
ये जो ये वाली लाइनें बनी हैं, ये कलर चेंज करके बताऊं तो आप लोग को अच्छी दिखाई देगा। जो ग्रीन ग्रीन बन रहा है अब, ये कॉन्टिन्यूस का पार्ट है, ये डिस्क्रीट वाले का पार्ट या करेक्टरिस्टिक का पार्ट नहीं है, ऑल्दो ग्राफ में बना के हम साथ ही दिखाते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसी ग्राफ को मैं प्लॉट करूं, दोबारा से देखना, और दो अलग अलग मेटल्स के लिए मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। बेटा इतनी जल्दी गायब नहीं होते हैं लेमडा। अब मैं इसको दो मेटल के लिए प्लॉट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को सेम रखूँगा, लेकिन z बदल दूंगा, एटॉमिक नंबर बदल दूंगा। ठीक, ये हो गया कलर चेंज, और इस कलर से नहीं, वाइट से कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है देखो, जो पीला वाला है वो v और z है, और जो सफ़ेद वाला है हमारा, ये v और z प्राइम है। अच्छा लगा। सुनने वाली ख़ास बात क्या है कि ये जो लेमडा मिनिमम मैंने देखा है, ये दोनों के लिए सेम देखा है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि लेमडा मिनिमम डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। जो मैंने इस सवाल के अंदर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को सेम लिया हुआ है, तो लेमडा मिनिमम सेम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ही हम z को चेंज करेंगे, तो z को चेंज करते ही जो एनर्जी के डिफरेंसेस हैं, यानी E2 माइनस E1 या E3 माइनस E1, ये चीज़ें बदलती चली जाएंगी। जैसे ही ये अमाउंट ऑफ एनर्जी बदलेगा, चेंज इन एनर्जी बदलेगा, डिफरेंस इन एनर्जी बदलेगा, तो एच सी बाई लेमडा ये भी तो बदलेगा, तो लेमडा विल गेट चेंज्ड। यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम जो पीक मिल रहे हैं, शार्प पीक मिल रहे हैं, वो शार्प पीक अगर जेड एटॉमिक नंबर के लिए कहीं मिल रहे हैं, पीले वाले के लिए, तो सफ़ेद वाले के लिए, जेड प्राइम के लिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि जेड प्राइम जेड से बड़ा है या छोटा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो एक्सरे स्पेक्ट्रम मिला है, इनको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। आई होप इतना एग्जॉस्टिव मैंने बोला है कि शायद इसके बाद और कुछ सोचने सुनने कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, जितना देख लिया सुन लिया दैट इज़ इनफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीक कहाँ मिलेंगे वो डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे, और लेमडा मिनिमम कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा हमारे वी पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं। ओके, ये सारी कहानी हो गई। अब चर्चा करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। तो चलो प्रॉब्लम करते हैं, पहले दूसरी अपनी नोटबुक निकालते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। इन द फिगर 4.42, कोई लॉजिक नहीं, 4.42 मोटा कर लेते हैं इसको, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, वरना और मोटा करना पड़ेगा क्या। चलो मोटा और कर लेते हैं, उसमें क्या। विच इज़ के अल्फ़ा एंड विच इज़ के बीटा। तो भैया ढूंढना है इसके अंदर कि के अल्फ़ा कौन है, के बीटा कौन है। दो पीक दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये 1 दिखाई दे रहा है और एक 2 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कौन के बीटा स्पेक्ट्रल लाइन है और कौन के अल्फ़ा स्पेक्ट्रल लाइन है, दिमाग में देखो। ये के लेमडा लिख दिया, अल्फ़ा लिखना था, के अल्फ़ा, और यहाँ मैं लिखता हूँ के बीटा। अल्फ़ा का मतलब ये हुआ कि मैं आ के में रहा हूँ 1 में, और आ कहाँ से रहा हूँ 2 से, तभी तो ये निकलेगा। और के बीटा का मतलब, के का मतलब 1 में आ रहा हूँ और बीटा का मतलब मैं 3 से आ रहा हूँ। तो एनर्जी का डिफरेंस किस में ज़्यादा होगा? तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अपर शेल से लोअर शेल में, जितना हायर ऑर्डर से जितना लोअर ऑर्डर में जाओगे, डिफरेंस इन एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी कि मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा ई जो अल्फ़ा के लिए लिखा जाएगा वो छोटा होगा डेल्टा ई ऑफ बीटा वाली स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। बिल्कुल सत्य बात है। और जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस, लेमडा उतना छोटा। सब ये सही बात है। देखो, अभी आपको अपने आप ध्यान आ जाएगा कि डेल्टा ई यानी एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाई लेमडा, यानी कि डेल्टा ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। और ये मैं कहूँ ग्रेटर द लेमडा, डेल्टा ई स्मॉलर द लेमडा। तो छोटा वाला लेमडा जो है वो बीटा बन जाएगा, और बड़ा वाला लेमडा जो है वो अल्फ़ा बन जाएगा। इस डायग्राम के अंदर आप लोग अपनी आंखों से देखिए कि लेमडा 1 छोटा है, लेमडा 2 बड़ा है, यानी कि लेमडा 1 करस्पॉन्ड्स टू बीटा स्पेक्ट्रल लाइन्स के बीटा, एंड लेमडा 2 करस्पॉन्ड्स टू के अल्फ़ा स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि 1 इज़ के बीटा एंड 2 इज़ के अल्फ़ा। यानी कि अब अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाने की कोशिश करूँ, इसी सवाल के थ्रू बता देता हूँ, ये और ये इंटेंसिटी और ये लेमडा,
ये क्या बना रहे हो? कुछ नहीं, सिंपल है, बस जल्दी जल्दी बना रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आदमी, ये आदमी और ये आदमी, मैं कह रहा हूँ ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, यानी कि जो ट्रांजिशन दिखाए जा रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई जा रही हैं, वो सारी की सारी के सीरीज़ की हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कौन सी अल्फ़ा, कौन सी बीटा, कौन सी गामा, तो दिमाग में आता है गामा के लिए एनर्जी सबसे बड़ी होगी, लेमडा सबसे छोटा होगा, बीटा का उससे बड़ा और अल्फ़ा का सबसे बड़ा। यानी कि अगर मेरी स्पेक्ट्रल लाइन एक ही फैमिली की हैं, चाहे के की, चाहे एल की, चाहे एम की, लेकिन एक ही की हो, के की है तो के की, एल की हो तो एल की, एम की हो तो एम की, अगर एक ही फैमिली की स्पेक्ट्रल लाइनें मेरे पास हैं, तो गामा पहले मिलेगा, बीटा उसके राइट में मिलेगा, अल्फ़ा सबसे राइट में मिलेगा। समझ आया? ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है हमें, जो भी कह रहा है सुनना बड़े गौर से। विच इज़ के अल्फ़ा एंड विच इज़ एल अल्फ़ा। ओहो, अब अल्फ़ा और अल्फ़ा का कंपैरिजन कराया जा रहा है, लेकिन एक अल्फ़ा के का है और एक अल्फ़ा एल का है। बड़ी खूबसूरत सी बात है भाई, के अल्फ़ा और एल अल्फ़ा पहचानना है। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से एक ऐसे शेल है, एक नीचे शेल है, एक ऊपर शेल है। यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ तो हम बोलेंगे के अल्फ़ा, अगर ये के एल है, ये के है, ये एल है, ये एम है तो। और अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ तो हम कहेंगे कि ये के, सॉरी के नहीं, एल अल्फ़ा, ये एल अल्फ़ा है। तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है ये बताओ। मुझे इतना पता है कि फर्स्ट ऑर्डर में वापस आने में जो एनर्जी है वो ज़्यादा डिफरेंस होता है और सेकंड में कम होता है। अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए, दोबारा से रिकॉल कर लीजिए कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे बहुत बड़े डिफरेंस के बाद सेकंड चलाती है, और फिर ये डिफरेंस जो है वो घटता चला जाता है। डिफरेंस क्यों घटता चला जाता है? तो याद हो आपको, सम कांस्टेंट बाई एन स्क्वायर इज़ द एनर्जी। और अगर एग्जैक्टली मैं सी को ना लिख करके हाइड्रोजन एटम के लिए लिखूं, तो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 बाई एन स्क्वायर। मैं हाइड्रोजन के लिए लिख रहा हूँ। अब गौर से देखो, पहली शेल के लिए -13.6 हो जाएगा, दूसरी शेल के लिए -13.6/4 हो जाएगा, तीसरे के लिए -13.6/9 हो जाएगा, यानी स्क्वायर के टर्म से घट रहा है। ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन के लिए है, यहाँ जेड का मल्टीप्लाई कर लो जेड स्क्वायर का, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जेड फिक्स हो चुका है, एन बढ़ता चला जाएगा किसी भी एक जेड के लिए। तो आप देखो कि जो गैप है वो नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है। यानी कि अगर मैं अल्फ़ा सीरीज़ यानी के सीरीज़ की चर्चा करूं, तो के सीरीज़ का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एल सीरीज़ के एनर्जी के डिफरेंस से ज़्यादा होगा। यानी कि के अल्फ़ा की जो डेल्टा ई होगा वो एल अल्फ़ा के डेल्टा ई से बड़ा होगा। और हम ये जानते हैं कि डेल्टा ई के बड़ा होने से लेमडा छोटा हो जाता है। के अल्फ़ा बड़ा है तो उसका लेमडा छोटा होगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा के अल्फ़ा और यहाँ मिलेगा एल अल्फ़ा। यानी कि पक्का पक्का के वाले पीछे मिलने वाले हैं और जो एल वाले हैं वो आगे मिलने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं एल और एम में कंपेयर करूँ तो एल वाले पीछे मिलने वाले हैं और एम वाले आगे मिलने वाले हैं। तो के लेफ्ट में मिलेगा और एल राइट में मिलेगा। अब के अंदर अल्फ़ा राइट में मिलेगा और बीटा गामा लेफ्ट में मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि जो पहला आदमी मेरा लेमडा 1 है वो के अल्फ़ा बन गया, और जो लेमडा 2 है ये एल अल्फ़ा बन गया। याद रहेगा? बिल्कुल रहना चाहिए। इसके बाद एक और सवाल देख लो, फिर आगे थ्योरी को प्रोसीड करेंगे। आ, तो सवाल तब तक पढ़ो, 2 घूंट पानी पिया जाए फिर आगे बढ़ा जाए। हाँ, द के अल्फा एक्स-रे एमिशन ऑफ द टंगस्टन अकर्स एट लैम्डा इक्वल्स 0.021 नैनोमीटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन के एल एंड लेवल्स एट दिस एटम। अरे क्या परेशानी है, कह रहा है के अल्फा की जो लेमडा की वैल्यू है वो है 0 पॉइंट, पीछे आ गए क्या, लेमडा की वैल्यू 0.021 नैनोमीटर्स। तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये है, कह रहा है कि के और एल के बीच में क्या एनर्जी का डिफरेंस है। के अल्फ़ा कब बनता है? के अल्फ़ा बनता है जब के में रे आए, इलेक्ट्रॉन वापस आए, और कहाँ से आए? एल से। यानी के की वैल्यू तो 1 होती है और एल की वैल्यू तो 2 होती है अगर नंबर ऑफ शेल की बात करो।
हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा ई है यही वैल्यू तो एच सी बाई लेमडा रही होगी। हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा डिफरेंस ही है, और डिफरेंस पूछा है तो डेल्टा ई ही तो निकालना है। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो एच की वैल्यू 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.021 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स। सब कुछ कट पिट जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व होके आंसर मेरे पास आएगा 5.9 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सर जी आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकाल दिया, सब कुछ तो ऐसा ही था। भैया जो एसआई में आएगा उसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपके पास ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट मैं कभी नहीं बताता हूँ, और वो आप खुद ही करिए। ठीक, ये जो कुछ भी आएगा फिलहाल ये जूल में आएगा। इस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। डिवाइड करना आपका काम। चलो, ये सवाल हो गए। सवाल होने के बाद हम दोबारा मूव करते हैं अपने थ्योरी पार्ट की तरफ, यानी कि अब चर्चा दोबारा से कंसेप्ट की। कंसेप्ट का मतलब कौन सा कंसेप्ट, सुनिए कौन सा कंसेप्ट। हमने अभी क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक्स रे। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेना चाहिए क्या, थोड़ा सा कर लेते हैं, 4 पे चल रहा है, 3 तक ले आते हैं, अच्छा लगेगा। देखो भाई, कॉन्टिन्यूअस क्या है। अब जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे उसका मैकेनिज्म भी सीख लिया। उसके अलावा ऐसा भी होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएं ही ना। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो हम इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करा रहे हैं कूलिस ट्यूब के अंदर किसी मेटल सरफेस पे, वो इंजेक्ट होकर किसी अंदर के शेल, एल शेल, एम शेल के इलेक्ट्रॉन से टकरा के उनको नॉकआउट कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बनती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार वो इलेक्ट्रॉन्स टकराए ही। तो अगर मैंने बहुत सारे, मान लो 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स भेजे हैं, उस 1 लाख इलेक्ट्रॉन में 20,000 टकरा गए, तो 80,000 इलेक्ट्रॉन्स बिना टकराए, बिना किसी कोलिजन के बाहर निकल आते हैं। मतलब कोलिजन नहीं होता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया किसी के काइनेटिक एनर्जी के साथ, और ये इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के इफेक्ट में है, दूसरा दूसरे इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन के इफेक्ट में है। जैसे जैसे मान लो यहाँ कोई हैवी न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स आप जो हैं दूर जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं तो ये हैवी न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ अपनी तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये लगातार मुड़ रहा होगा, मुड़ते 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 डीसेलरेशन से इसकी काइनेटिक एनर्जी भी घटी होगी। और जो यहाँ पे के और यहाँ पे के प्राइम काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा के बराबर के माइनस के प्राइम, इस एनर्जी के बराबर का जब भी चेंज आएगा, गौर सोचो, फोर्स लग रही है और इस फोर्स को रोकने वाला कोई नहीं, बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक्सेलरेटेड है। अगर एक्सेलरेटेड है तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहता है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, सही भाषा बोली जाए तो डीसेलरेटिंग, क्योंकि एनर्जी में कमी लानी है। इफ अ पार्टिकल इज डीसेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल देन इट मस्ट एमिट एन EMW रेडिएशन, और ऐसे में ये जो रेडिएशन एमिट करता है वो एक्सरे होती है, और यही वैल्यू hc/λ के बराबर भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। टारगेट मेटल एटम है, और इस एटम के अंदर ये समझ लो कि एटम में किसी चीज़ से नहीं टकरा रहा है, बस वो ऐसे इन्फ्लुएंस से निकल आया, और निकल के आने के बाद उसकी के प्राइम एनर्जी हो गई। जो एनर्जी घट गई उसी से क्या निकला, एक्सरे। ये एक्सरे, अब गौर से सोचो, मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल से टकराया ही नहीं यार। ये टंगस्टन का मेटल था या किसी और चीज़ का मेटल था या मॉलिब्डेनम का मेटल था, इस एक्सरे को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ये किसी टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन से टकराती, के शेल के, और एल शेल वाला उसको ऑक्यूपाई करता, तो हम पक्का पक्का ये बात बोलते कि हाँ यार, टंगस्टन की जगह ना कोई और होता तो के और एल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बदल जाता। और डिफरेंस बदल जाता जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक, इस एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है n = 1 की जो एनर्जी होती है, और n = 2 की जो एनर्जी होती है, हाइड्रोजन एटम के अंदर आप इसको पढ़ोगे तो -13.6, और सेकंड वालों के लिए पढ़ोगे तो लिखोगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर यही कहानी अगर हाइड्रोजन के लिए पढ़ोगे तो एनर्जी का डिफरेंस बदल जाएगा। तो दिस डेल्टा ई चेंजेस, जिसकी वजह से वो जो पीक्स हैं वो अलग अलग जगह पे आते हैं, वो शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अंदर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि मेटल की कोई प्रॉपर्टी, मेटल की अपनी कोई पहचान, मेटल की अपनी कोई खासियत इलेक्ट्रॉन
के लिए किसी काम की नहीं है। क्यों किसी काम की नहीं है? इलेक्ट्रॉन उससे कोलाइड ही नहीं कर रहा, ना इलेक्ट्रॉनों से, ना एटम के किसी एटम के न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। दिमाग में रखना इस बात को। तो मेटल कोई भी था, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम टू नॉट वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ मेटल एटम, या एटॉमिक नंबर बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस का फील्ड है, वो न्यूक्लियस का फील्ड बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, डीसेलरेट कर रहा है, जिसकी वजह से सारी राम कहानी हो रही है। थोड़ा सा पेन ठीक से नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है यार, इसमें क्यों नहीं चल रहे हो फिर तुम? चलो बेटा, पढ़ाने की हो रही है, ठीक है। अब देखो, इसको चारों तरफ कौन है? शेल्स हैं। इच्छा ये है कि खूब सारी शेल्स बना ली जाएं ताकि समझ में बेहतर आए। थोड़ा रियलिस्टिक फील आता है और कुछ नहीं। ये अब इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा लिए जाएं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठाओ, ऐसे यहाँ बैठा दो। कितने हैं? गिनती विनती के चक्कर मत पड़ो कितने हैं, बस देखने में सुंदर लगना चाहिए और कुछ नहीं। अब मेरा कोई ये ग्रीन कलर का फोटोन आया, हाँ ठीक है, यहाँ से आ रहा था और ये किसी से नहीं टकराएगा। इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट, अब ये किसी से नहीं टकराएगा, ये न्यूक्लियस के इफेक्ट से होकर के गुजर गया, और इसी वजह से इसने क्या निकाली बेटा? एक्सरे। ये कहानी हुई। गौर से देखो, कोई कोलिजन नहीं है, ठीक है ना। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन लेके आया था। कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आया था? वो तो ई वी लेके आया था। वी क्या है? वही हमारा जो वोल्टेज था फिलामेंट का नहीं, कूलिश ट्यूब का, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई थी। वही काइनेटिक एनर्जी हमारा फोटोन लेके आया था। वी की वैल्यू को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे 2 EV/m का स्क्वायर रूट। ये स्पीड से मेरा इलेक्ट्रॉन आया था। अब ये स्पीड ही तो बदल जाएगी। जो ये स्पीड बदल जाएगी, और स्पीड बदलने के बाद कुछ वी प्राइम हो जाएगी, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो चेंज इन एनर्जी हमारे इलेक्ट्रॉन के पास आएगा, दैट इज डेल्टा ई, दैट इज के ई इनिशियल माइनस के ई फाइनल। यही वैल्यू एच सी बाई लेमडा के बराबर हो जाएगी। एच सी बाई लेमडा के बराबर कैसे हो जाएगी? अरे जितना एनर्जी में चेंज आएगा उतने का ही तो फोटोन निकाला जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि जब एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा तो जो मेरा लेमडा है ये घटेगा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि एनर्जी का डिफरेंस अगर मैक्सिमम हो जाए तो ये जो है लेमडा वो मिनिमम हो जाए। बिल्कुल सत्य बात है। एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि जितनी भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेके आया था उसमें से ज़्यादातर ख़त्म हो गई। यानी कि के फाइनल को छोटे से छोटा बनाना है। कितना मैक्सिमम छोटा हो सकता है के फाइनल? तो मैं कहता हूँ के फाइनल मिनिमम छोटा हो सकता है ज़ीरो के बराबर। और ज़ीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा ही नहीं। अरे नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। इतना छोटा हो जाए कि वो के इनिशियल के कंपैरिजन में इग्नोरेबल हो जाए, तो कोई बुराई है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा हो कि इफ इलेक्ट्रॉन लूजेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी, ध्यान रखें कि इसमें स्पेशली ऑलमोस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी कि एनर्जी पूरी तरह ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन इनिशियल हैवी काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में जो एंड में काइनेटिक एनर्जी बची है वो बहुत लल्लू है। जैसे 4-5 वोल्ट की अगर एनर्जी बचे, तो शुरुआत में जो हम लोग ट्यूब को वोल्टेज दे रहे थे वो तो 50,000 वोल्ट का था। तो 50,000 वोल्ट के आगे 5,000 वोल्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं है। 50 kV और 5 वोल्ट की वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम मान सकते हैं कि ऑल द काइनेटिक एनर्जी हैज़ लॉस्ट, स्टिल इलेक्ट्रॉन्स हैज सम काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ऐसे समय में मैं कह सकता हूँ कि लेमडा सी, सी फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच सी। डेल्टा ई बाई सी नहीं, थोड़ा उल्टा लिख दिया क्या? एच सी बाई ई आना चाहिए, हाँ, एच सी बाई डेल्टा ई। अच्छा ये क्या है? जो लेमडा सी है उसको लिख भी लो कि इस लेमडा सी का मतलब है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ।
और ऐसे में जो मेरा डेल्टा ई है, उस डेल्टा ई को मैं खुद से सिर्फ और सिर्फ ई वी लिख सकता हूँ। और ई वी लिखने का एक ही मतलब है कि जो के फाइनल है वो बहुत 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 छोटा हो चुका है के इनिशियल से। और ये के इनिशियल जो है ये ई वी के बराबर है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब लेमडा सी की जो वैल्यू है वो हो चुकी है बेटा आपकी एच सी बाई ई वी। और मैं क्या करूँ, ई वी को अगर मैं सिर्फ वी में कन्वर्ट कर दूँ, एच सी की वैल्यू बन जाएगी 12431 और लेमडा आएगा एंगस्ट्रॉम में। और वी को रखना है बेटा आपको वोल्ट में। अच्छा, एच सी की वैल्यू तो सर आपने 12400 सिखाई थी, 12400 सिखाई थी तब जब हम लोग एनर्जी लेते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लेते थे। ठीक, और यहाँ पे आपने ई को गायब कर दिया है और सिर्फ वी की वैल्यू डाल रहे हैं और वो डाल रहे हैं वोल्ट में। तो एच सी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 12431। मैं थोड़ा सा इसको और गाढ़ा गाढ़ा कर दूँ क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एच सी और ई वी को बार बार सॉल्व करने जाएंगे तो समय ही बर्बाद होने वाला है, वैल्यू रटी होनी चाहिए। अच्छा, काफ़ी सारा बोल दिया इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो ये खास बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रटनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर मिनिमम वेवलेंथ वाली भी कोई कहानी थी। वो यही है जो निकाली है, ठीक है ना। अच्छा, जो मिनिमम वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो तो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। गौर से सोचो तो ये डिपेंड्स ऑन ओनली वोल्टेज। तो देखो गौर से, मैं आपको दो चार प्लॉट्स बना के दिखाता हूँ इंटेंसिटी और लेमडा के। ये मिनिमम वेवलेंथ का प्लॉट है, ये भी एक प्लॉट वैसा ही है, ये भी एक प्लॉट वैसा ही है। अब गौर से देखो, मैंने इसको, इसमें अंतर क्या किया है, क्या है ये चीज़, ये वाला। इसको मान लो ये 20 kV पे है, ये 30 kV पे है, ये मान लो ये 50 kV पे। नॉट एन इशू, आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो रेंजेस हैं ये लेमडा सी के हैं, या ये कह लो कि लेमडा सी की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, गौर से देखो पीक बदल रहा है। आगे पीछे से मतलब मत रखना कि कहाँ जा रहा है पीक, जस्ट कंसीडर कि पीक बदल रहा है। ठीक है, जो पीक बदल रहा है उसका मतलब ये है कि एज वी चेंज द वोल्टेज, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस, तो फिर ऐसे में हमें दिखाई देता है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है वोल्टेज बदलने पर जो मिनिमम वोल्टेज है वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेज कितना दिया। गौर से देखो, व्हेन वी हैव इंक्रीज द वोल्टेज 50,000 वोल्ट तक ले आए, तो देखो लेमडा सी जो है वो पीछे चला गया है। जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो लेमडा सी आगे आता चला जा रहा है। क्लियर है, एनर्जी कम होती चली जा रही है फोटोन की। समझना इस बात को। अच्छा, इस चीज़ को बोलते क्या है, या ये कह लो कि इसका क्या मतलब है, समझना। गौर से देखो, एक सेचुरेशन आ रहा है। सेचुरेशन का मतलब मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर मैक्सिमम। बिल्कुल सत्य वचन है, ये तो दिखाई दे रहा है, यहीं पे तो पीक दिखाई दे रहा है। इसके आगे के जो रेडिएशंस हैं इनकी स्टडी एक को कहा जाता है ब्रेमस्टॉलन। लिख देता हूँ, ब्रेम्स, है ना, ट्रह लंग। ध्यान रखें, इस पीक के आगे की जो स्टडी है उसको ब्रह्मस्टालिंग कहा जाता है, या ब्रह्मस्टालिंग एक्सरेज बोला जाता है, ब्रह्मस्टालिंग रेडिएशन बोला जाता है। नॉट एन इशू, सिंपल है, बिल्कुल लल्लू सी बात है, उसमें कोई चमत्कार वाली चीज़ नहीं है। हो गया ख़त्म। और थोड़ा सा आगे आ जाएं, हाँ बिल्कुल अभी आगे आना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूस की बात हो गई। आई होप बहुत सारा काम कर लिया है आज। अब स्टोरी जो है वो हमारी आ जाएगी, एक्सरे हो गई भाई, ठीक है ना। एक्सरे में कुछ एक्सपेरिमेंटल लॉज भी हैं, जैसे मोजले लॉ है। इतनी शान से पढ़ाया नहीं जाता है लेकिन फिर भी क्योंकि हम बहुत एग्जॉस्टिव कवरेज कर रहे हैं तो कवर करना ज़रूरी भी है। तो कहानी मोजले लॉ की, देखो भाई मोजले लॉ क्या है। ये कैसे लिख दिया सर, पेन ठीक नहीं चल रहा था यार। ठीक, देखो मोजले लॉ क्या है, कोई लॉ वॉ नहीं है। देखो ये
मतलब कुछ ऐसा थियोटिकल बैकग्राउंड नहीं है, काम का है ये सत्य है, और एक्सपेरिमेंटली काम का है ये भी सत्य है। मोज़ले साहब ने क्या किया, एक ग्राफ पहले बनाया, मैं ग्राफ बना देता हूँ। रूट न्यू पे, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, इस पे ग्राफ बनाया। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, नॉट परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बट नियरली स्ट्रेट लाइन, ठीक। किसी लेमडा वन के लिए, किसी लेमडा वन प्राइम के लिए, किसी लेमडा वन डबल प्राइम के लिए, किसी लेमडा वन ट्रिपल प्राइम के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किसी लेमडा टू के लिए, किसी लेमडा टू प्राइम के लिए, किसी लेमडा टू डबल प्राइम के लिए, किसी लेमडा टू ट्रिपल प्राइम के लिए, ये वैल्यूज़ हैं। बहुत सिंपल है। अब देखो उन्होंने किया क्या, मोज़ले साहब ने एक्सरे की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को सबसे पहले मेज़र किया, ठीक। और किस किस मेटल के लिए हैं उसके लिए मेज़र किया, अलग अलग मेटल से एक्सरे निकाली, और एक्सरे निकाल करके जो एक्सरे निकली उसकी फ्रीक्वेंसी और जिस मेटल एटम से वो फ्रीक्वेंसी निकली उसकी जेड को प्लॉट किया। और प्लॉट करने के बाद पाया कि अगर न्यू का रूट मारा जाए और जेड के अक्रॉस उसको प्लॉट किया जाए तो जो ग्राफ आता है वो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ नियरली नियरली वो जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है, नियरली स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब अगर रफली उसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी से ट्रीट कर सकते हैं। और जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट ओरिजिन से नहीं गुजर रहा है, ओरिजिन के ऊपर नीचे, ठीक, नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि कई बार ये ग्राफ पूरा नहीं बनाया जाता तो बच्चे उसको देख कर अंदाजा लगाते पक्का ये ओरिजिन से जा रहा होगा। ठीक, ये है। इन चीज़ों के बीच में ये जो क्वांटिटीज़ लिखी गई हैं इनके बीच में भाई साहब ने एक बढ़िया सा रिलेशन भी बताया। कौन सा रिलेशन बताया, ये बेटा न्यू है, ठीक। इस न्यू के साथ उन्होंने रिलेशन बताया ए ऑफ जेड माइनस बी। ये क्या है, जेड तो हमें पता है एटॉमिक नंबर है, ये न्यू क्या है, रूट में न्यू वही अपनी फ्रीक्वेंसी जिस एक्सरे फोटोन की। तो ए और बी क्या है, ए और बी आर कॉन्स्टेंट्स। कौन से कांस्टेंट, फर्जी ले आए, हाँ फर्जी ले आए, पर अभी उनकी वैल्यू भी निकाल के बता देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी बातें बता दी जाएंगी। हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। न्यू को तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी है और जेड को पता है एटॉमिक नंबर है, नॉट एन इशू, सिंपल सी इक्वेशन है, मोज़ले ने दी, हो गई काम। अब दिमाग में रखो बी को क्या बोलते हैं, बी का एक बढ़िया नाम होता है। अच्छा ध्यान रखना कि सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, दीज आर नॉट नेगेटिव वैल्यूज, दीज आर पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर है मेरी बात। और इसी को हम लोग बोलते हैं मोज़ले लॉ। इसमें से जो ए है इसकी भी अपनी कोई वैल्यू है और जो बी है उसकी भी अपनी कोई वैल्यू है, और हम लोग बी को नाम देते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। बी इज टर्म्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। पेज चेंज कर लूँ फिर लिख देता हूँ, बी इज इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कुछ बातें आएंगी और मैं आपको बता दूं कि बी जो है के अल्फ़ा के लिए, फॉर के अल्फ़ा लाइन्स यानी एल से के में आ रही है अगर, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ध्यान रखना के अल्फ़ा लाइन के लिए बी की वैल्यू 1 होती है। ये इम्पॉर्टेंट है और रटा होना चाहिए। क्या इसके अलावा भी कोई डेटा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर, ठीक। अब देखो, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हम लोगों ने बोर मॉडल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा था, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कुछ वैल्यूज़ होती थी, लेकिन या फ्रीक्वेंसी की कुछ फार्मूला वगैरह होते थे, वो फार्मूला यहाँ काम नहीं आएंगे। हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला रूट न्यू जो दिया जाता है वो कुछ इस प्रकार दिया जाता है कि हमने यहाँ पे लिखा सी इंटू आर 1/n1² माइनस 1/n2², और बाहर की तरफ आ गया बेटा आपका z माइनस बी। ये क्या है, जेड जेड है मतलब एटॉमिक नंबर, बी वही स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, न्यू क्या है अपनी फ्रीक्वेंसी, n1 n2 आपको पता है कि कौन कौन सी शेल से ये लोग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है।
आप इस z माइनस बी को ऐसा भी समझ सकते हो, इफ़ बी इज़ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, यानी कि कितनी स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनों की वजह से हो रही है, ये उसके बारे में जानकारी दे रहा है। तो z माइनस बी अपने आप में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी हो सकता है। ये तो सर अभी वो जेड ई वाली बात हो गई थी, जहां हम जेड माइनस एस लिख रहे थे, वो एस को स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल रहे थे। एग्जैक्टली ये जो मोजले ने बी लिखा हुआ है अपने फॉर्मूला में, ये वही स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जिसको हमने भी थोड़ी देर पहले एस के नाम से जाना था। ठीक, अब देखो गौर से। अब मैं ये कहूँ कि मान लो n1 की वैल्यू 1 हो जाए और n2 की वैल्यू 2 हो जाए, यानी कि हम के अल्फ़ा लाइनों की बात कर रहे हैं। इफ़ n1 बराबर, ठीक, हम के अल्फ़ा लाइनों की बात कर रहे हैं। के अल्फ़ा के लिए बी की वैल्यू तो 1 हो जाती है। क्लियर है, बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। खैर अभी तो बी की वैल्यू को 1 को छोड़ दो, तुम सिर्फ ऐसे लिखो, रूट न्यू बराबर रूट ओवर सी आर 1/1² माइनस 1/2², और बाहर आएगा z माइनस बी। तो इसको आप और सॉल्व करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम आ जाने वाला है। अंदर देखो, ये सी और आर को तो यहीं रखो, नीचे आ जाएगा 4 एलसीएम, इधर चला जाएगा 4, इधर आ जाएगा 3, सॉरी 1, तो ये बन जाएगा 3CR/4। और बाहर क्या बचा आपका, z माइनस बी। तो ये जो डब्बे के अंदर कहानी लिखी हुई है, ये कहानी बन जाएगी आपकी ए के बराबर। ठीक है ना, तो रूट न्यू की वैल्यू आ गई आपकी ए ऑफ z माइनस बी। क्लियर है, बिल्कुल। इसका मतलब जो कांस्टेंट है ए, उस कांस्टेंट की वैल्यू बन गई है बेटा आपकी √3RC/4। ये आपका ए है। और बी बराबर 1 होता है के अल्फा लाइनों के लिए, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। ये मोजले लॉ है। देखो मैंने के की, ए की भी वैल्यू बता दी है, बी की भी वैल्यू बता दी है, तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, है ना। सिंपल सिंपल बातें हैं, इनमें बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, करे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोजले लॉ के बाद एटॉमिक फिजिक्स में एज पर आर सिलेबस फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस कुछ नहीं बचा। एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ भी नहीं बचा है। तो क्योंकि सारा काम हो चुका है, तो अब बारी है थोड़े से आराम की, यानी कि इस लेक्चर को आप कंप्लीट करिए। इसे कंप्लीट करने के लगभग लगभग 8 घंटे के बाद आपको इसी चैप्टर के कम से कम 8-10 सवालों का एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जिसमें आप इन्हीं कंसेप्ट को जो आज पढ़ाए गए हैं, एक्सरे से जुड़े हुए और मोजले लॉ से जुड़े हुए, इन सवालों को करने का, देखने का अच्छा मौका मिलेगा। फिर 1 से 1.5 घंटे का, उसके 8 घंटे बाद एक और लेक्चर आएगा, जिसमें इस चैप्टर के सारे शानदार सवाल किए होंगे, जो प्रीवियस ईयर IIT जेई में पूछे हुए या AI EEE में पूछे हुए, जेई मेंस में पूछे हुए बढ़िया सवाल होंगे। ठीक है ना। तो मेरा काम था एक्सरे को आज ख़त्म कर देना। आज मैंने एक्सरे ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। बहुत एक्सॉस्टिव कवरेज है, अगर इसको 2 बार देख लोगे तो कभी शायद लाइफ में नहीं भूलोगे कि एक्सरे क्या होती है। तो चर्चा करते हैं अगले टर्न पे, जब हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं चैप्टर के बढ़िया बढ़िया सुंदर कंसेप्चुअल सवालों को। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।